Hello everyone and welcome back to our IDT division series and finally we are here with our much awaited video जहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे वैल्यूएशन अंडर द कस्टम्स एक्ट के सारे मॉड्यूल इलस्ट्रेशंस और टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस। फटाफट से लेट्स गेट गोइंग। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन आंसर्स एक रिक्वेस्ट है कि जाके एक बार कस्टम्स का रिवीजन जरूर से देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट्स फ्रेश हो जाएंगे, कैसे कब कौन सा रूल लगाना है क्या करना है एकदम से क्लियर हो जाओगे एंड उसके बाद आके धनाधन क्वेश्चन आंसर मेरे साथ शुरू कर देंगे। टोटल 37 क्वेश्चंस है, इलस्ट्रेशंस और टेस्ट नॉलेज क्वेश्चंस मिला के हम सारे के सारे यहीं पे सॉल्व कर लेंगे एंड ट्रस्ट मी ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपको जो भयंकर कॉन्फिडेंस आने वाला है वैल्यूएशन में, जिससे सबको इतना डर लगता है कि यार क्वेश्चन आंसर में गलती हो जाती है, नहीं समझ में आता है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एकदम फिंगर टिप्स पे होगा आपका कोई भी कस्टम्स का क्वेश्चन। तो फटाफट से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Messrs. IES Limited imported certain goods at $20 per unit from an exporter who was holding 30% equity in the share capital of importer company। ठीक है, जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर की कंपनी में 30% शेयर्स होल्ड करता है एंड उनसे हमने कुछ इंपोर्ट किया है एट अ यूनिट प्राइस ऑफ $20 per। Now subsequently assessee entered into an agreement with the same exporter to import the said goods in bulk at ₹14 per unit। उसके बाद हमने बल्क में गुड्स मंगवाए एंड सिंस बल्क में मंगवाए तो प्राइस हो गया 14 पर यूनिट। नाउ when imports at the reduced price were effected pursuant to this agreement, डिपार्टमेंट के हो गए कान खड़े। डिपार्टमेंट ने बोला भाई पहले 20 तो अब 14 क्यों, और डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू और ऐसा बोला कि भाई क्योंकि जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर में 30% शेयर्स होल्ड करता है, मतलब ये लोग रिलेटेड पर्सन है और इसीलिए हम इनका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है 14 का वो रिजेक्ट करेंगे और हम तो 20 पे ही इसको असेस करने वाले हैं, ऐसा डिपार्टमेंट ने बोला। तो बताओ क्या डिपार्टमेंट ने जो बोला वो चलेगा क्या डिपार्टमेंट का एक्शन सस्टेनेबल है? द आंसर इज नो। सबसे पहली बात तो ये समझो, वैल्यूएशन के रिवीजन लेक्चर में मैंने बहुत ही क्लियरली बताया था कि यहाँ पे जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है उनमें कंट्रोल का रिलेशनशिप होता है, तभी ये लोग रिलेटेड पर्सन बनते हैं। अगर एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कंट्रोल करता है, मतलब मोर देन 50% शेयर्स होल्ड करता है, तब जाके ये लोग रिलेटेड पर्सन बनेंगे। तो सिर्फ 30% शेयर्स होल्ड करने से तो ये रिलेटेड पर्सन बने ही नहीं। सो एक्सपोर्टर कंपनी डिड नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द असेसी, मतलब असेसी ने बल्क इंपोर्ट किया है यार, पहले भले 20 में मंगवाया था बट अब बल्क इंपोर्ट किया है, इसीलिए हो सकता है कि प्राइस 14 हो चुका है। फिर भी अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि प्राइस गलत है तो जो बर्डन है वो डिपार्टमेंट पे है प्रूव करने का कि प्राइस गलत है, ना कि असेसी पे। तो भाई असेसी ने तो जो भी प्राइस डिक्लेयर किया है वो बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग रिलेटेड पर्सन नहीं है और हमारे पास जेन्युइन रीजन भी है कि भाई क्योंकि बल्क में इंपोर्ट किया है इसीलिए कम प्राइस पे किया है। देन क्वेश्चन नंबर 2, what shall be the value if there is a price rise of the imported goods in international market between date of contract and actual importation but importer pays the contract price। भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था 10th दिसंबर को, गुड्स एक्चुअली हमने इंपोर्ट किए हैं से फॉर एग्जांपल 30th दिसंबर को। मीनवाइल 20 दिसंबर के अराउंड गुड्स का इंटरनेशनल मार्केट में ही प्राइस बढ़ गया, बट हमने तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस था जो 10th दिसंबर को अग्री किया था उसी पे इंपोर्ट किया था। तो बताओ कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो किस प्राइस पे लगेगी? ये सीधी सी बात है, जो प्राइस हम एक्चुअली पेबल करने वाले हैं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस बोलता है उसी पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। फालतू कंफ्यूज करने के लिए आपको पॉइंट दिया है। तो प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस अनएक्सेप्टेबल शैल बी टेकन, वही हमने अग्री किया है, वही हमारी एक्चुअली प्राइस पेड पेएबल है, ट्रांजैक्शन वैल्यू है। उसके बाद whether the payment of post importation process is included in the value if same is related to imported goods और condition है। ये भी हमने रिविजन लेक्चर में, प्योर थियोरी क्वेश्चन है, रिविजन लेक्चर में कवर कर लिया है कि भाई अगर कोई भी पोस्ट इंपोर्टेशन प्राइसेस है, पोस्ट इंपोर्टेशन कंसिडरेशन है जो कि रिलेटेड टू सेल है, तो ऐसे केस में हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं। सो पेमेंट ऑफ पोस्ट इंपोर्टेशन प्रोसेस इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड इफ सेम इज रिलेटेड टू सच इंपोर्टेड गुड्स एंड इज अ कंडीशन फॉर सेल देयर ऑफ। रिलेटेड है, कंडीशन फॉर सेल से अटैच्ड है, तो उसको हम क्या करेंगे? असेसेबल वैल्यू में इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद Mother Mary Hospital and Research Center imported a machine from Delta Scientific Equipments Chicago for in-house research। प्राइस है मशीन का $5,000। मशीन शिप हुआ है 10th अप्रैल को, ठीक है, 10th अप्रैल को हमारा जो मशीन है वो शिप हो गया। उसके बाद मीनवाइल हॉस्पिटल अथॉरिटीज नेगोशिएटेड फॉर अ रिडक्शन इन प्राइस।
हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने शिपिंग के बाद प्राइस नेगोशिएशन किया है और एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली हमने क्या किया, $850 से प्राइस घटवा लिया और रिवाइज्ड प्राइस है 4150 जो हमने अग्री किया। भाई पहले हमने 5000 अग्री किया था, अभी तक गुड्स इंडिया रीच ही नहीं हुए हैं, रस्ते में है, नेगोशिएशन चल रहा है और हमने अग्री कर लिया $4150 का प्राइस जो हम पे करने वाले हैं। मशीन क्या हुई, मशीन अराइव हुई इंडिया को 18 अप्रैल को एंड उसके पहले 15 अप्रैल को ही हमारा तो सारा नेगोशिएशन खत्म हो गया, मतलब इंपोर्ट होने से पहले गुड्स इंडिया रीच हुई उसके पहले ही हम तो नेगोशिएशन करके फ्री हो चुके थे। तो भाई जो कमिश्नर ऑफ कस्टम्स है वो तो बोलता है कि हम तो 5000 वाला वैल्यू ही लेंगे, हम तो 5000 वाला वैल्यू ही लेंगे। तो भाई क्या ये कमिश्नर ऑफ कस्टम्स ठीक बोल रहा है? द आंसर इज नो। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, नेगोशिएटेड वैल्यू क्या है, प्राइस एक्चुअली पेड पेएबल क्या होने वाली है, इट इज $4150 और ये हमने इंपोर्टेशन के पहले ही अग्री कर लिया था। तो यहाँ पे जो कमिश्नर का अप्रोच है वो बिल्कुल ही गलत है और यहाँ पे द गुड्स शुड बी वैल्यूड एज पर द रिड्यूस्ड प्राइस, हम 4150 पे इन गुड्स को वैल्यू कर लेंगे। एज आई सेड एकदम एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है वैल्यूएशंस के, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना मजा आ जाएगा कि वैल्यूएशन आपका फिंगर टिप्स पे होगा। चलो, नाउ ए हैड इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम फिनलैंड ड्यू टू डीप ड्रॉट एट द पोर्ट, सच गुड्स वर नॉट टेकन टू द जेटी इन द पोर्ट बट वर अनलोडेड एट एन आउटर एंकरेज। ठीक है भाई, कुछ बहुत ड्रॉट वगैरह का इशू था जिससे हमने क्या किया, जेटी को पोर्ट पे नहीं लाए एंड आउटर एंकरेज पे ही खड़ा कर रखा है। द चार्जेस इनकर्ड फॉर सच अनलोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटर एंकरेज टू द जेटी बार्जेस वर 1,35,000. Now, A claims that such charges form part of loading and unloading and should be deemed to be included in the CIF value. उसको आप अलग से include मत करो। भाई यहाँ पे इंपोर्टर ने क्या किया, इंपोर्टर ने गुड्स मंगवाए और कुछ लाइटरेज, भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ के हमको क्या समझ में आता है कि बार्ज चार्जेस 1,35,000 के इनकर किए हैं, बार्ज चार्जेस 1,35,000 के इनकर किए हैं वेसल के केस में। अगर रिविजन लेक्चर अच्छे से सुना है तो आपको पता चलता है कि भाई ये हम इंक्लूड करने वाले हैं, डीम्ड इंक्लूडेड नहीं हो जाता है, इसको हमको अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। तो भाई सिंपल सी बात है, हाँ वही सिंपल सी बात है कि भाई जो भी बार्ज चार्जेस है उनको हम इंक्लूड कर देंगे हमारे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। तो ए जो बोल रहा है कि भाई ऑलरेडी इंक्लूडेड ही मान लो, ऐसा नहीं चलेगा, डीम्ड इंक्लूडेड नहीं है, इसको हमको अलग से इंक्लूड करना पड़ेगा। हम कोई भी पोर्ट चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस, इन सारी चीजों को कंसिडर नहीं करते, बट यहाँ पे पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन पे गुड्स आए ही नहीं है, आउटर एंकरेज पे खड़े हैं, यहाँ से यहाँ पे आने का बार्ज चार्ज है, मतलब सीधी सी बात है ये भी इंक्लूड होने ही वाला है। रिविजन सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, एकदम से थ्योरी पॉइंट है। अब स्टार्ट होते हैं, अब फाइनली स्टार्ट होते हैं हमारे न्यूमेरिकल वाले पोर्शंस जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। A material was imported by air. Now ये आपको ध्यान रखना है, एयर और वेसल का समझाया था, एयर और वेसल का समझाया था कि भाई जब एयर से गुड्स इंपोर्ट होते हैं तो फ्रेट में हमको कंपेयर करना पड़ता है 20% और एक्चुअल फ्रेट, वेरेस अगर वेसल से गुड्स आते हैं तो सीधा एक्चुअल फ्रेट ही हम ले लेते हैं। एट CIF प्राइस ऑफ $5,000, CIF प्राइस दिया है, मैंने बोला था कितना भी बुलाए CIF प्राइस बुलाती है मगर जाने का नहीं। हम हमारा क्वेश्चन हमेशा हमेशा FOB वैल्यू से ही चालू करेंगे, भले ही क्वेश्चन में डायरेक्टली CIF दे दिया है, हम तो FOB वैल्यू से ही आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, CIF वैल्यू है 5000, फ्रेट एक्चुअल दे दिया है हमको 1500 और इंश्योरेंस कॉस्ट हमको दे दिया है 500। बैंकर ने पेमेंट रियलाइज किया है 71 पर डॉलर पे, CBIC का रेट है 70 पर डॉलर और हमको वैल्यू पूछा है। नो सबसे पहली बात तो ये बताओ क्या बैंकर का रेट रिलेवेंट होता है क्या? द आंसर इज नो। हम एक्सचेंज के लिए कौन सा रेट लेते हैं? हम तो CBIC का रेट लेते हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि 70 पर डॉलर, 70 रुपीज पर डॉलर से हमको कन्वर्शन करना है। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे हमेशा FOB से। CIF दे दिया है 5000 का, इसमें से 1500 का फ्रेट लेस कर देंगे और 500 का इंश्योरेंस लेस कर देंगे तो हमारा एडजस्टेड FOB क्या आ जाएगा? 3000। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट हमको दिया नहीं है तो हमारा एडजस्टेड FOB क्या आ जाएगा? तो एडजस्टेड FOB आ जाएगा 3000 का। नाउ क्योंकि एयर का केस है तो हम कंपेयर करेंगे 3000 का 20%, हम कंपेयर करेंगे 3000 का 20% विच कम्स टू 600 और एक्चुअल फ्रेट हमको दिया है 1500, तो 600 और 1500 को कंपेयर करेंगे, लोअर क्या है 600 तो फ्रेट हो जाएगा 600। और इंश्योरेंस हमको एक्चुअल क्वेश्चन में दे ही दिया है, कुछ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल इंश्योरेंस हमको 500 दिया है तो सीधा डायरेक्टली यहाँ पे 500 का इंश्योरेंस ले लेंगे। तो 3000 प्लस 600, 3600 प्लस 500, 4100 ये हो जाएगा।
ये हो जाएगा हमारा CIF वैल्यू। लेकिन ये तो डॉलर टर्म्स में है, ये तो डॉलर टर्म्स में है, इंपोर्ट ड्यूटी तो रुपी टर्म्स में भरनी पड़ती है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम CBIC रेट से, RBI रेट से या बैंक रेफरेंस रेट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। CBIC का रेट क्वेश्चन में दिया है $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। इसको कन्वर्ट करेंगे और हमारा असेसेबल वैल्यू आ जाएगा 2,87,000। एकदम सिंपल सी कैटेगरी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन किया है तो थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, जैसे जैसे एडवांस क्वेश्चंस करते जाएंगे इसको तो आप बिल्कुल ही सी कैटेगरी मार्क कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा आंसर मैच हो गया क्या, 287, यस मैच हो गया है। मैंने शॉर्ट में सारे साइड में सॉल्व कर दिए। आपको एक बार से पूरा ये फॉर्मेट रेफर करना है, एग्जाम में नोट्स लिख के आनी है कि क्यों आपने CBIC रेट लिया, क्यों आपने बैंक का रेट नहीं लिया, क्यों आयर के केस में आपने 20% से कंपेयर किया, रूल 10(2) के हिसाब से किया। ये सारी की सारी चीजें आपको एग्जाम में लिख के आनी है। अभी सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने एकदम छोटा छोटा सा कैलकुलेशन साइड में कर दिया ताकि रिविजन आपका फटाफट से हो जाए। Now next question क्या बोलता है, फाइंड आउट असेसेबल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स अंडर द कस्टम्स एक्ट। ठीक है, फिर से असेसेबल वैल्यू ही पूछा है। कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर, मतलब ये तो हो गया हमारा एक्स फैक्ट्री प्राइस। हमको किससे क्वेश्चन स्टार्ट करना है, हमको तो FOB वैल्यू से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सो एक्स फैक्ट्री प्राइस है हमारे पास। ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट दिए हैं। अगर आपको मेरा वो नोट्स वाला डायग्राम याद है तो यहाँ पे एक्सपोर्टर का फैक्ट्री था और यहाँ पे उसका पोर्ट था ना। फैक्ट्री से पोर्ट पे आने के जो भी खर्चे होते हैं वो सब कुछ फ्री अलोंग साइड शिप में आ जाते हैं। उसके बाद शिप में गुड्स को लोड करने का जो भी खर्चा होता है वो सब इंक्लूड करके FOB वैल्यू आ जाता है। हमको कहाँ अराइव करना है, हमको FOB वैल्यू पे आना है। तो भाई ये जो भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस है फैक्ट्री से लेके एक्सपोर्टर के पोर्ट तक, ये भी FOB में आएंगे। और प्लस हैंडलिंग चार्जेस है, ये फ्रो नहीं है, ये फॉर है। फॉर लोडिंग द मशीन इनटू शिप, तो ये जो हमारा मशीन है इसको शिप में लोड करने का खर्चा, ये भी FOB में आ ही जाएगा। सो 10,000 प्लस 500 प्लस 50 मेरा FOB वैल्यू आ गया 10,550। बाइंग कमीशन बोला है, आई टोल्ड यू हर एक कमीशन इंक्लूड होगा एक्सेप्ट फॉर बाइंग कमीशन। कभी भी बाइंग कमीशन दिखे तो ऐसे आंख बंद करके मुंह मोड़ लेना, कभी भी बाइंग कमीशन दिखे तो ऐसे आंख बंद करके उससे मुंह मोड़ लेना। बाइंग कमीशन कभी भी असेसेबल वैल्यू में नहीं आता है। उसके बाद इन्होंने फ्रेट चार्जेस दिए हैं कि भाई एक्सपोर्टिंग पोर्ट से इंपोर्टिंग पोर्ट तक जो फ्रेट इनकर हुआ है वो हमको दिया है और हमको एक्सचेंज रेट दे दिया है। एक्चुअल इंश्योरेंस हमको नहीं पता, भले नहीं पता, हम समझते हैं 1.125% ऑफ एडजस्टेड FOB। हम समझते हैं 1.125% ऑफ एडजस्टेड FOB ये हमारा एक्चुअल इंश्योरेंस चार्ज अगर नहीं दिया होता है तो हम इसको ही ले लेते हैं। सो क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, एकदम सा सिंपल है। FOB क्या आया हमारा 10,000 प्लस 500 प्लस 50 दैट इज 10,550। सो यहाँ पे 10,550 हमारा आ गया FOB। नाउ फ्रेट चार्जेस क्वेश्चन में दिए रखे हैं। नाउ यहाँ पे एयर का केस नहीं है, शिप का केस है। एयर का केस नहीं है, शिप का केस है, मतलब जो हमको फ्रेट चार्ज दिया है हम वही ओरिजिनल ले लेंगे। सो 1000 का हम ले लेंगे फ्रेट चार्ज। इंश्योरेंस में क्या करेंगे, FOB क्या है हमारा 10,550 मल्टीप्लाई बाय 1.125%। तो क्या आता है 10,550 मल्टीप्लाई बाय 1.125%, इट कम्स टू 118.69। इसको हम ले लेंगे इंश्योरेंस चार्जेस और ये हमको मिल गया CIF वैल्यू। लेकिन CIF वैल्यू हमको पता है कि ये डॉलर टर्म्स में आए हैं, हमको रुपी टर्म्स में चाहिए। तो एक ही रेट दिया है क्वेश्चन में, कुछ कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं छोड़ा है। तो सीधा मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे और यहाँ पे हमको मिल जाएगी हमारी असेसेबल वैल्यू। ये भी एकदम सिंपल था। वेसल का केस है इसलिए आपको सीधा फ्रेट ले लेना है एंड नो नीड टू कंपेयर विथ 20%। एयर के केस में हम 20% से कंपेयर करते हैं। एंड एज यूजुअल आपको सारे नोट्स लिख देने हैं कि आप कौन से फिगर कहाँ से लाए हो और कैसे आपने इंश्योरेंस का अमाउंट निकाला है, बाइंग कमीशन क्यों इंक्लूड नहीं किया है, ये सब कुछ हम यहाँ पे लिख देंगे। ये भी एकदम सिंपल सी कैटेगरी क्वेश्चन ही था। पहली बार करोगे तो टफ लग सकता है, एक बार सारे आपके सम्स हो जाते हैं फिर इसको तो आप डेफिनेटली सी कैटेगरी ही कंसिडर करोगे। आ जाओ, यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी पूछा है। पहला क्वेश्चन है एक्सपोर्ट ड्यूटी का, वरना नॉर्मली एग्जाम में तो हर जगह पे इंपोर्ट का ही केस आता है और आप एक्सपेक्ट भी यही करो। 99% चांसेस, 95% चांसेस आई वुड से कि इंपोर्ट का ही क्वेश्चन आएगा। एक्सपोर्ट आता है तो भी एकदम सिंपल सा होता है। तो लेट्स सी, FOB प्राइस हमको दे दिया है 1 लाख का। शिपिंग बिल प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिकली किया है 26 अप्रैल को और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है 4 मई को।
ना आपको अगर हमारा वो चिट पेज याद है, टेबल जो मैंने बोला था सपने में आना चाहिए, या तो फिर नहीं आता तो फाड़ के एग्जाम में ले जाना, उसमें हमने देखा था कि भाई जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो हम शिपिंग बिल की डेट का ले लेंगे, और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी रेट ऑफ ड्यूटी है वो हम लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर का लेंगे। अगर याद नहीं आ रहा है तो एक बार दिखा देती हूँ। ये वाला टेबल हमने देखा था, रेट ऑफ ड्यूटी और सीबीआईसी रेट ऑफ एक्सचेंज। एक्सपोर्ट के केस में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर की डेट का जो रेट है वो ड्यूटी के लिए ले लेंगे, और शिपिंग बिल का जो रेट है वो हम रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए ले लेंगे। सो ये सिर्फ हमको याद है तो एकदम सिंपल हो जाता है हमारे लिए क्वेश्चन। अरे एक सेकेंड। हम्म तो यहाँ पे हमको पता है कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज लेना है, और ड्यूटी का रेट हो जाएगा 8%। और कुछ भी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बात खत्म। हमको सब अज्यूम कर लेना है कि सारे के सारे रेट्स वगैरह सीबीआईसी ने नोटिफाई किए हैं। तो एफओबी प्राइस है हमारे पास 1 लाख। वैल्यू इन इंडियन करेंसी क्या हो जाएगा, 1 लाख इंटू 70 दैट इज 70 लाख। और इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी 8% की। इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी 8% की। मैम फ्रेट और इंश्योरेंस ए वो इंपोर्ट के केस में आता है। अगर मैं इंपोर्ट करती हूँ तो सीआईएफ वैल्यू पे इंपोर्ट करूंगी, फ्रेट इंश्योरेंस सब इंक्लूड करूंगी। लेकिन अगर एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो यहाँ से कितने एफओबी पे एक्सपोर्ट कर दिया, वही वही तो मेरी एक्सपोर्ट ड्यूटी लेविएबल करने के लिए वैल्यू बन जाएगी। सो एक्सपोर्ट ड्यूटी के केस में आपको कोई फ्रेट इंश्योरेंस ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वहां का इंपोर्टर ऐड करके उस पर ड्यूटी भरेगा, आप उस पर ड्यूटी क्यों भरोगे। सो एक्सपोर्ट के केस में आपको ये कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, और एकदम सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। आई वुड से इसको बी कैटेगरी मार्क कर लो। क्यों? क्योंकि ये शिपिंग बिल लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। एज सच एक्सपोर्ट रिलेटेड दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए बाकी है एकदम सिंपल सा। उसके बाद a consignment of 800 metric tons of edible oil of Malaysian origin was imported by a charitable organization in India for free distribution to below poverty line citizens। हमने 800 metric tons of edible oil मंगवाया है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। Being a special transaction, nominal price of $10 per metric ton was charged just to cover the freight and insurance। क्योंकि हमने भले काम के लिए इस ऑयल को मंगवाया है, तो जो वहां का एक्सपोर्टर है उसने हमको रिड्यूस्ड प्राइस पे सिर्फ $10 पर मेट्रिक टन पे ही ऑयल भेज दिया। नाउ इंपोर्ट ड्यूटी के लिए तो हम ये कम वाला प्राइस कंसिडर कर नहीं सकते, बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटी तो हमको एक्चुअल एसेसिबल वैल्यू पे लगाना पड़ेगा। तो सिंस यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रूल 4 लगाएंगे, रूल 5 लगाएंगे कि भाई जो आइडेंटिकल गुड्स है, जो सिमिलर गुड्स है, उनका हमको क्या क्वांटिटी में इंपोर्ट पे क्या प्राइस होता है उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर लेंगे। हमने मंगवाया है 800 मेट्रिक टन। ना दो चीज मैंने आपको बताई थी कि अबाउट सेम कमर्शियल लेवल होना चाहिए, और उसमें फिर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हम लोवेस्ट को कंसिडर करेंगे। तो भाई 800 के आसपास वाली क्वांटिटीज 20 और 100 को तो मैं 800 के जैसा सेम कमर्शियल लेवल नहीं मान सकती हूँ। 900, 400, 780, 500 इनको हम मान सकते हैं कि सेम कमर्शियल लेवल है। तो नाउ इनमें से लोएस्ट ऑफ ऑल क्या है, 160। तो 160 आई विल कंसिडर फॉर 800 मेट्रिक टन। तो भाई 160 इंटू 800 ये आ जाएगा मेरा $1,28,000। और लेकिन यहाँ पे रेट हमको दिया है, सीबीआईसी का रेट दिया है 70 और बेसिक कस्टम ड्यूटी दिया है 10%। क्वेश्चन ने पूछा क्या है आपको, भाई कितना ड्यूटी लगेगा, कैलकुलेट द ड्यूटी पूछा है। ड्यूटी के लिए मुझे असेसेबल वैल्यू चाहिएगा, तो असेसेबल वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम कमर्शियल लेवल पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हम लोएस्ट ऑप्शन को कंसिडर करेंगे। तो ये 10 तो हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो 800 मेट्रिक टन है, वहां पे सेम लेवल्स जो मेरे पास अवेलेबल थे उसमें लोएस्ट 160 आता है। सो इंटू 160 दैट इज $1,28,000 मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ही रेट दिया है सीबीआईसी का, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, मल्टीप्लाई बाय 70 करो, ये आपको असेसेबल वैल्यू मिल गया। एंड यहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% बोला है, तो 89,60,000 का 10% आपका बीसीडी, प्लस हमेशा बेसिक कस्टम ड्यूटी पे 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता ही है, हमने टाइप्स ऑफ ड्यूटी के चैप्टर में पढ़ा है। तो प्लस 10% एसडब्ल्यूएस लगा देंगे। एंड यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मेरा कस्टम्स ड्यूटी का अमाउंट विच इज 985600। इसको भी एक बार के लिए बी कैटेगरी मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा फिर से दूसरा कोई एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है। समझ जाओगे तो एकदम सिंपल हो जाएगा। मे बी सेकेंड प्रैक्टिस में या थर्ड प्रैक्टिस में आप इसको सी कैटेगरी मार्क कर दो, पहली बार कर रहे हो तो बी कैटेगरी मार्क कर दोगे, बिकॉज ऐसा दूसरा कोई एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है,
आपको सारे रेलेवेंट फैक्ट्स पॉइंट्स लिख देने हैं कि भाई हम सेम कमर्शियल लेवल को कंसिडर करेंगे, रूल 3 से आंसर नहीं आता इसलिए हम रूल 4 यूज करेंगे, आइडेंटिकल गुड्स का हम वैल्यू लेंगे ना, सेम कमर्शियल लेवल का लेंगे, सेम में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है तो लोएस्ट को कंसिडर करेंगे, और ऐसे करके आपको सारे नोट्स लिखने हैं एंड फाइनल कैलकुलेशन कर देना है। उसके बाद Foreign Trade International Limited has imported one machine from England. It has given the following particulars. एक मशीन हमने मंगवाया है जिसका प्राइस है 8000, एयर से फ्रेट पे किया है, मतलब दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि कंपेयर करना पड़ेगा 20% और एक्चुअल को। एक्चुअल मेरे पास अवेलेबल है, 20% के लिए पहले एडजस्टेड एफओबी निकालूंगी। डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस यूके में किए हैं, मतलब इंक्लूड होंगे। इंडिया में डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस किए होते हैं तो इंक्लूड नहीं होता, इंडिया के बाहर एल्सवेयर इन इंडिया कहीं पे भी किया है उसको हम एडजस्टेड एफओबी में इंक्लूड करेंगे। commission payable to local agent of exporter at 2% of price of machine in Indian rupees। भाई बाइंग कमीशन के अलावा कोई भी कमीशन होगा तो इंक्लूड करना है, बाइंग कमीशन के अलावा कोई भी कमीशन होगा तो इंक्लूड करना है। तो ये जो 2% ऑफ प्राइस, मतलब बोल दू 8000 इंटू 2% मुझे पे करना रहेगा, इन इंडियन रुपीज है तो ठीक है, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमको दिया है डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट। वो टेबल फिर से मैंने आपको बताया याद रखना है। तो टेबल में आपको एक चीज तो गांठ मार लो, एक चीज तो गांठ मार लो कि भाई जो एक्सचेंज का रेट है, जो एक्सचेंज का रेट है उसमें कुछ सोचना नहीं है, जैसे बिल ऑफ एंट्री दिखे, जैसे बिल ऑफ एंट्री दिखे लपक के उसका एक्सचेंज रेट फिक्स कर लो। जैसे बिल ऑफ एंट्री दिखे और कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, क्लियर हेडेड रहना है कि भाई जो बिल ऑफ एंट्री, जब डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए गुड्स क्लियर होते हैं तो बिल ऑफ एंट्री वाले डेट को ही हम क्या करते हैं, हमारा एक्सचेंज रेट तो फिक्स हो जाता है। अब बात बचती है ड्यूटी की कि भाई ड्यूटी का रेट कौन सा आएगा। तो बिल ऑफ एंट्री और अराइवल विच एवर इज लेटर है 24 अक्टूबर, 20 अक्टूबर में लेटर क्या है 24 अक्टूबर, तो ये 10% हो जाएगा हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट। अभी 37 क्वेश्चंस है हमारे पास टोटल, सारे क्वेश्चन में ये चीज तो, ये एडजस्टमेंट तो आने ही वाला है। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर इस एडजस्टमेंट के साथ आप एकदम क्लियर हो जाओगे। जैसे ही बिल ऑफ एंट्री दिखता है लपक के अपना एक्सचेंज रेट फिक्स कर लो, उसके बाद कंपेयर करो बिल ऑफ एंट्री और अराइवल को, जो लेटर है वहां से क्या करोगे, कस्टम्स ड्यूटी का रेट डिसाइड कर लोगे। आईजीएसटी का रेट दिया है 12% और इंश्योरेंस का एक्चुअल डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हमको पता है कि एडजस्टेड एफओबी का 1.125% हमको वैसे भी इंश्योरेंस कंसिडर करना होता है। तो देखो सबसे पहले तो हम हमारी एडजस्टेड एफओबी निकालेंगे। एडजस्टेड एफओबी में क्या ये प्राइस ऑफ मशीन आएगा, ए ऑब्वियसली आएगा, 8000 ले लिया। उसके बाद डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस आएंगे क्या, जो यूके में पे किए हैं, हाँ आएंगे, इंडिया के अलावा कहीं भी पे किए हैं तो आ जाएंगे, प्लस 500 हो गया। उसके अलावा कमीशन इन्होंने बोला है प्राइस का 2%, यानी 8000 का 2% आ जाएगा मेरा कमीशन, तो 8660 इन सबको ऐड करेंगे तो 8660 पाउंड्स क्या हो जाएगा, ये मेरा एडजस्टेड एफओबी हो गया। बट ये एडजस्टेड एफओबी तो क्या है, फॉरेन करेंसी टर्म्स में है, इसको रुपी में कन्वर्ट कर लेंगे। कौन सी रेट से, बिल ऑफ एंट्री के दिन जो रेट ऑफ एक्सचेंज था 100 पर पाउंड, 100 पर पाउंड मतलब 8660 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 8,66,000। अब प्लस क्योंकि एयर का केस है, क्योंकि एयर का केस है तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा मेरा एक्चुअल फ्रेट और मेरा 20% ऑफ एफओबी वाला फ्रेट। एक्चुअल फ्रेट दिया है 2500 पाउंड, मतलब इंटू 100 कर लू, 2500 इंटू 100 कर लू तो मेरा एक्चुअल फ्रेट क्या हो जाएगा, 2500 इंटू 100 दैट इज 2,50,000। एक्चुअल फ्रेट क्या हो जाएगा, 2,50,000। इसको कंपेयर क्या किससे कर लेंगे हम, 866,000 इंटू 20%, वो आता है 1,73,200। तो लोअर क्या है 2.5 लाख या 1,73,000, लोअर है 1,73,000। तो लोअर ऑफ द टू, मतलब एक्चुअल फ्रेट भले ही ज्यादा है, एक्चुअल फ्रेट भले ही ज्यादा है, फिर भी एयर का केस है ना, तो हम एडजस्टेड एफओबी का 20% लोअर है तो उसी को ले लेंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यूरो टर्म्स में ही, पाउंड टर्म्स में ही रहने दिया है। तो एक्चुअल क्या है 2500 और 20% ऑफ एफओबी क्या आ जाएगा मेरा 8660 का 20% दैट इज 1732। लोअर क्या है 1732, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से और मुझे मिल गया 100, क्यों 100 हमारा एक्सचेंज रेट है, मुझे मिल गया फ्रेट। नाउ इंश्योरेंस तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, बट एज आई सेड फ्रेट इंश्योरेंस दिया हो ना दिया हो आएगा तो हमेशा ही। तो इंश्योरेंस में हम क्या करेंगे, सीधा हमारा जो एफओबी है, सीधा हमारा जो एफओबी है उसका 1.125% हम ले लेंगे। इंश्योरेंस क्या हो जाएगा, एफओबी का 1.125%, और ये इन सबका टोटल, इन सबका टोटल क्या आ जाएगा मेरा CIF दैट इज माई असेसेबल वैल्यू। नाउ असेसेबल वैल्यू आपको मिल गया, उसके बाद आपको क्या करना है, क्या ये मैच हुआ,
1048942, 1048942, यस हमारा CIF वैल्यू तक पूरा मैच हो चुका है। इसको राउंड ऑफ कर देंगे असेसेबल वैल्यू को। अगर 0.5 से बड़ा है तो अपर राउंडिंग, 0.5 तक है तो 0.5 से छोटा है तो लोअर राउंडिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको राउंड ऑफ किया। उसके बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी हमने लिया विच एवर इज लेटर है, यानी यहाँ पे 10% का, तो इसका 10% हम लगा देंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% लग जाएगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इन सब का टोटल करेंगे, इस पे 12% लग जाएगा हमारा IGST। अब हमको पता है जो GST है वो असेसेबल वैल्यू पे भी लगता है, प्लस इंपोर्ट ड्यूटी पे भी GST लगता है, और सोशल वेलफेयर सरचार्ज इन सब पे GST लगता है। क्यों? क्योंकि जीएसटी का जो सेक्शन 15 है वो क्या बोलता है, सेक्शन 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू 15(2) इंक्लूजन्स की बात करता है। वहां पे हमने पढ़ा है कि भाई कोई भी दूसरा टैक्स है, कोई भी दूसरा चार्ज है एक्सेप्ट फॉर TCS या GST, उसके ऊपर भी GST लगेगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी और हमारे SWS पे भी GST लगता है। तो इस पूरे के टोटल पे हम क्या करेंगे, 12% का GST लगा देंगे, एंड अल्टीमेटली हमारा टोटल ड्यूटी पेएबल क्या आएगा, हमारा टोटल ड्यूटी पेएबल क्या आ जाएगा, तो हमने जितना बेसिक कस्टम ड्यूटी पे किया है प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज और प्लस हमारा IGST, इन तीनों का टोटल हमारा क्या आ जाएगा, टोटल ड्यूटी पेएबल। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो इस अमाउंट को, इस अमाउंट से आप माइनस कर लो CIF वैल्यू, इस अमाउंट से आप माइनस कर लो CIF वैल्यू, तो जो भी डिफरेंस आता है वो पूरा आपका ड्यूटी आ जाएगा। सो दो तरीके हैं, या तो तीनों को इंडिविजुअली ऐड करो, या फिर आपका जो भी टोटल आता है CIF वैल्यू प्लस सारे चार्जेस करने पे, इंटीग्रेटेड टैक्स को ऐड करने पे जो भी आपका टोटल आता है, उस टोटल में से CIF वैल्यू को लेस करो तो आपको डायरेक्टली ये अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, कंप्यूट द टोटल ड्यूटी। फिर से हमको ड्यूटी पूछा है, कितना ड्यूटी, कितना IGST पे करना है। असेसेबल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड इक्विपमेंट 10,100। असेसेबल वैल्यू CIF वैल्यू हमको डायरेक्टली दे रखा है, हमको तो FOB से चालू करना होता है, लेकिन देखते हैं कि आगे कुछ एडजस्टमेंट, कुछ चेंजेस दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो CIF वैल्यू हमको डायरेक्टली दे दिया है $10,100। नाउ बिल ऑफ एंट्री, एंट्री इनवर्ड। बिल ऑफ एंट्री देखते ही एक्सचेंज रेट को लपक लेना है, बिल ऑफ एंट्री देखते ही एक्सचेंज रेट को लपक लेना है। यहाँ पे हमारे पास CBIC का एक्सचेंज रेट है 65, मतलब ये तो फिक्स हो गया। अब देखो दोनों में से लेटर क्या है, तो ये 25 अप्रैल है, ये 21 अप्रैल है, तो लेटर क्या है 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल के दिन का रेट ऑफ ड्यूटी बन जाएगा हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट, दैट इज 10%। उसके बाद IGST बोला है 12%, SWS 10% बोला हो ना बोला हो, हमको एनीवेज वो पता ही है। बस इतना ही हमारे पास डेटा अवेलेबल है। मतलब CIF से FOB पे जाने के लिए कुछ एक्चुअल फ्रेट वगैरह कुछ मेरे पास है ही नहीं, तो सीधी सी बात है इसी को असेसेबल वैल्यू मान के मैं क्वेश्चन चालू कर दूंगी। रेट मैंने डिसाइड कर लिया है यहाँ पे 65, तो 10,100 मल्टीप्लाई बाय 65 किया, असेसेबल वैल्यू मिला, प्लस उसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% आ जाएगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इनका टोटल करो, इस पे लग जाएगा IGST एट द रेट ऑफ 12%, और आपको क्या मिल जाएगा, आपका टोटल ड्यूटी का आंसर मिल जाएगा। C प्लस कैटेगरी बोल दूं क्या, इससे इजी तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। डायरेक्टली आपको CIF वैल्यू तक भी दे के रखा है, कुछ करना ही नहीं है, एकदम C कैटेगरी का क्वेश्चन है। चलो उसके बाद असेसेबल वैल्यू ऑफ एन आइटम इंपोर्टेड इज 1 लाख। नाउ यहाँ पे फिर से हमको असेसेबल वैल्यू CIF वैल्यू दे दिया है 1 लाख का, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है, IGST 12% है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज बोला हो ना बोला हो हमको पता है 10% ऑफ BCD होता है, और लो टोटल कस्टम ड्यूटी पूछा है। इसमें तो एक्सचेंज रेट भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली आपको 1 लाख रुपी टर्म्स में आंसर दिया है भाई, C++ कैटेगरी हो गया, इससे सिंपल तो क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 1 लाख हमारा असेसेबल वैल्यू है, उसमें इन्होंने बोला है 10% का बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इन सब का टोटल करेंगे, उस पे 12% IGST लग जाएगा, और टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगा। भाई इससे सिंपल क्वेश्चन तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 12 क्या बोलता है, सो फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट टोटल कस्टम्स ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेएबल। अगेन हमको टोटल कस्टम्स ड्यूटी पूछा है। नाउ डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री दिया है, अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट। बिल ऑफ एंट्री देखते ही लपक लो, बिल ऑफ एंट्री देखते ही क्या करो, सबसे पहले CBIC का एक्सचेंज रेट, इंटर बैंक भी दिया है CBIC भी दिया है, हमको किससे मतलब है, CBIC से। इंटर बैंक को मारो काटा, CBIC 70 हो जाएगा हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज।
अब देखो दोनों में से लेटर क्या है, उस दिन का हम कस्टम्स ड्यूटी का रेट लेंगे। तो 20 जून है बिल ऑफ एंट्री, 30 जून है अराइवल, तो लेटर क्या हो गया 30 जून। तो 30 जून को हम क्या करेंगे, रेट ले लेंगे 10% का, आईजीएसटी 12%, ठीक है। सीआईएफ वैल्यू दिया है $2000। एयर फ्रेट है, एयर फ्रेट, मतलब सीआईएफ से उल्टा जाके एफओबी निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा 20% से। एयर फ्रेट दिया है 200 और इंश्योरेंस दिया है 100। सोशल वेलफेयर सरचार्ज बोला हो ना बोला हो 10% हमको पता है। भाई हम शुरू करेंगे एफओबी वैल्यू से। तो एफओबी वैल्यू क्या आ जाएगी, सीआईएफ दिया है हमको 2000, लेस हम कर लेंगे 500 का फ्रेट, लेस हम कर लेंगे 100 का इंश्योरेंस, तो हमारा एफओबी वैल्यू क्या हो जाएगा 1400। एफओबी वैल्यू 1400 यूएस डॉलर्स। अब हम कंपेयर करेंगे 1400 का 20% विच इज 280 ओनली, और एक्चुअल फ्रेट क्या दिया है 500, तो 500 या 280, 500 या 280, लोअर क्या है 280, तो यहाँ पे 280 हो जाएगा हमारा एयर का फ्रेट। और इंश्योरेंस तो एक्चुअल दिया होता है तो हम वही ले लेते हैं, कुछ कंपेयर करना नहीं है, तो 100 का हमारा इंश्योरेंस आ जाएगा। सो 280 प्लस 100 इज 380 एंड 1400 प्लस 380 आ जाएगा हमारा 1780। 1780 क्या है मेरा असेसेबल वैल्यू है, लेकिन डॉलर टर्म्स में है तो इसको रुपी टर्म्स में लाने के लिए रेट मैंने ऑलरेडी फिक्स कर लिया था 70, तो इसको करूंगी मल्टीप्लाई बाय 70 और मुझे मिल जाएगा मेरा असेसेबल वैल्यू ना। उसके बाद उस पर 10% बीसीडी लगाना है, बीसीडी के 10% सीआईएफ सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाना है, टोटल करके 12% आईजीएसटी लगाना है। ये नीचे वाला पोर्शन तो अब आप आराम से खुद से कर सकते हो, एंड ये करके मुझे मेरा टोटल ड्यूटी प्लस टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स मिल जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान क्या रखना है, बस सी है या एयर है। एग्जाम में ज्यादातर चांसेस एयर आने के ही होते हैं, क्यों, क्योंकि एयर में आपको 20% फ्रेट से कंपेयर करना पड़ता है, तो ज्यादातर चांसेस एग्जाम में एयर आने के ही होते हैं। अगर सी आ जाता है तो एकदम ही सिंपल हो जाएगा, एक्चुअल फ्रेट दिया है वही ले लो, नहीं दिया है तो 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी ले लो। लेकिन एयर के केस में आपको हमेशा मजबूरन दोनों कंपेयर करके लोअर अमाउंट लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस तो एयर हो या सी हो सीधी सी बात है, आपको एक्चुअल दिया है तो एक्चुअल ले लो, नहीं दिया है तो 1.125% हम ले लेंगे एडजस्टेड एफओबी का। तो इंश्योरेंस भी एकदम सिंपल सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 chalices पता नहीं क्या मंगवाया है, वर इम्पोर्टेड फॉर चैरिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन in India by XY charitable trust. Trust did not pay either the cost of goods or design or development charges. हमने कुछ भी पे नहीं किया, सब कुछ सप्लायर ने इनकर किया है। भाई किसी ने भी इनकर किया हो, वैल्यू में तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कस्टम्स ऑफिसर ने एफओबी कंप्यूट किया है 20,000 का, इंक्लूडिंग डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस। ठीक है, डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस को इंक्लूड करके और 20,000 का एफओबी डिसाइड हो चुका है। सो फ्रेट पेड, एयर का फ्रेट पेड है, मतलब कंपेयर करेंगे। नाउ डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस हमको अलग से दिए हैं, लेकिन हमारे एफओबी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। कमीशन पेएबल टू एजेंट इन इंडिया, कमीशन है ना, बाइंग कमीशन है क्या, नहीं, कमीशन पे किया है इंडिया में किया हो, इंडिया के बाहर कहीं पे भी किया हो इंक्लूड हो जाएगा। बाइंग कमीशन के अलावा सारे के सारे कमीशन हमेशा इंक्लूड होंगे, तो भाई यहाँ पे हमको ये कमीशन इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एफओबी 20,000, एफओबी 20,000 तो हमको ऑफिसर ने गिन के दी है, लेकिन उसमें सिर्फ डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड है, ये कमीशन इंक्लूडेड नहीं है। 20,000 यूएस डॉलर्स है, वेरस कमीशन क्या है, कमीशन जो है वो रुपी टर्म्स में दिया है 12,500, ये डॉलर है, ये रुपी टर्म्स में है, तो इसको पहले रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मैं कमीशन ऐड कर पाऊंगी। तो भाई यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री और अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट, बिल ऑफ एंट्री दिखते ही लपक लो, बिल ऑफ एंट्री दिखते ही हमको पता चल गया कि भाई एक्सचेंज रेट तो इसका आ जाएगा 70, एक्सचेंज रेट तो इसका आ जाएगा 70। अब कंपेयर करो 8 सितंबर 30 सितंबर में लेटर क्या है, 8 सितंबर 30 सितंबर में लेटर क्या है, तो लेटर है हमारा अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट 30 सितंबर, यानी 10% आ जाएगा हमारा बीसीडी। इंटर बैंक का रेट कोई काम का नहीं है, हमको तो सीबीआईसी का ही रेट चाहिए। इंटीग्रेटेड टैक्स 12% बोला है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज बोला हो ना बोला हो हमको हमेशा पता है 10% लगाना है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। $20,000 तो हमको कस्टम्स ऑफिसर ने कंप्यूट करके दिया है, एक्सचेंज रेट हमने निकाल लिया 70 का, एक्सचेंज रेट हमने निकाल लिया 70 का, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे और हमको मिल जाएगी एफओबी वैल्यू। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 70 से मिली एफओबी वैल्यू, लेकिन ये एफओबी एडजस्टेड नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी तो इसमें वो रुपी वाला कमीशन ऐड करना है, 12,500 का कमीशन ऐड किया, अब जाके मिली हमको कस्टम्स की एफओबी। तो भाई कस्टम्स की एफओबी हमको मिल गई, और यहाँ पे हमको बोला है कि एयर से ट्रांसपोर्ट हुआ है,
यहाँ पे हमको बोला है कि एयर से ट्रांसपोर्ट हुआ है। नाउ एक्चुअल फ्रेट इज 4500 यूएसडी है। एक्चुअल फ्रेट 4500 यूएसडी है, मतलब रुपी टर्म्स में 4500 इंटू 70, 4500 इंटू 70 ये हमारा रुपी टर्म्स में एक्चुअल फ्रेट हुआ। इसको हम कंपेयर करेंगे हमारी एडजस्टेड एफओबी के 20% से। लोअर क्या आता है, लोअर क्या आता है वो हम फ्रेट ले लेंगे। इंश्योरेंस क्वेश्चन में दे रखा है क्या, एक्चुअल इंश्योरेंस क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है तो फिर हमारी एडजस्टेड एफओबी का 1.125%। एक्चुअल इंश्योरेंस नहीं दिया है तो एडजस्टेड एफओबी का 1.125% इंश्योरेंस ले लेंगे। टोटल करेंगे हमको मिल गया सीआईएफ वैल्यू, टोटल करेंगे हमको मिल गया सीआईएफ वैल्यू। एंड उसके बाद हमको पता है जो भी यहाँ पे हमको क्या रेट मिला था 10% का, इस पे 10% बीसीडी लगाएंगे, बीसीडी के 10% एसडब्ल्यूएस लगाएंगे, सबका टोटल करेंगे, उस पे 12% आईजीएसटी लग जाएगा एंड अल्टीमेटली मुझे मिल जाएगा क्या है मेरा टोटल ड्यूटी पेएबल। ये भी एकदम एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ ये जो क्वेश्चन 14 है, जो मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 14 है, इसमें मॉड्यूल में सोल्यूशन में एक एरर है। उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो कमीशन पे किया है, जो कमीशन पे किया है उन्होंने एडजस्टेड एफओबी के बाद ऐड किया है। नाउ कमीशन हमको पहले से ऐड करना पड़ेगा, एडजस्टेड एफओबी निकलेगा तभी तो जाके हम फ्रेट के 20% से कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आंसर करेक्ट कर दिया है, मॉड्यूल में आंसर गलत है, आप यही टेबल को रेफर करेंगे, आपका जो आंसर है, जो आपका अल्टीमेट सोल्यूशन है वो मैच हो जाएगा। क्यों मैच होता है, बिकॉज कोइंसिडेंटली यहाँ पे लोअर फ्रेट कम है, मतलब जो एक्चुअल फ्रेट है वही लोअर है, 20% हायर आता है। तो कमीशन फ्रेट के बाद ऐड करो पहले ऐड करो, आपका आंसर सेम रहता है, बट जो अप्रोच है मॉड्यूल का वो गलत है, क्योंकि अगर एफओबी का 20% लोअर आ जाता तो यहाँ पे आपका आंसर चेंज हो सकता था। तो या तो मॉड्यूल में इसको करेक्ट कर लेंगे या फिर इस सोल्यूशन को यहीं से रेफर करेंगे। नाउ अब अच्छे से हम इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिस्टर बैकपैक इम्पोर्टेड सेकेंड हैंड गुड्स फ्रॉम यूके सप्लायर बाय एयर। एयर से इंपोर्ट किया है, मतलब ध्यान रखना है कि फ्रेट में 20% और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे। which was contracted on CIF basis. However, there were changes in prices in the international market between the date of contract and actual importation. भाई कुछ चेंज हो गया था प्राइस में, जिसके कारण हमने भी कुछ नेगोशिएशंस किए थे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये है, चेंज्ड प्राइस ये है और नेगोशिएटेड प्राइस ये है। अब तक हम समझ गए हैं हमारे लिए क्या रेलेवेंट है, नेगोशिएटेड प्राइस, बिकॉज ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस है जो हम पेएबल करने वाले हैं। सीआईएफ दिया है, एयर फ्रेट दिया है, इंश्योरेंस दिया है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, डायरेक्ट सीआईएफ वैल्यू दिया है, बट हम तो किससे चालू करेंगे, हम तो एफओबी से ही चालू करेंगे। सो एफओबी वैल्यू क्या आ जाएगी, सीआईएफ माइनस फ्रेट माइनस इंश्योरेंस, तो 5500 माइनस 500 माइनस 600 विच कम्स टू 4400। तो ये 4400 आ गई मेरी एफओबी वैल्यू। अब देखते हैं क्या इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स है क्या, तो एडजस्टमेंट्स करके एडजस्टेड एफओबी निकाल लेंगे। सो वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस दे रखे हैं यहाँ पे, इंस्पेक्शन कैरिड आउट बाय foreign supplier on his own and there was no requirement under the contract। भाई यहाँ पे वेंडर ने अपनी इच्छा से वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस इनकर किए हैं, बायर का ऑब्लिगेशन नहीं था, प्लस कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं लिखा था, तो सीधी सी बात है इसको हम असेसेबल वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो वही चीजें ऐड करते हैं ना जो इंपोर्टर का ऑब्लिगेशन है और एक्सपोर्टर फुलफिल कर रहा है। तो दिस वी हैव टू इग्नोर, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। सी नॉर्मल इंस्पेक्शन चार्जेस है तो हम उसको कंसिडर करेंगे, बायर के बिहाफ पे हुए हैं, लेकिन यहाँ तो वेंडर ने अपनी इच्छा से गुड्स भेजने के पहले अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इंस्पेक्शन कर लिया, तो ये थोड़ी ना एफओबी, ये थोड़ी ना सीआईएफ वैल्यू में इंक्लूड होगा। उसके बाद कमीशन पेएबल टू लोकल एजेंट है 1% ऑफ एफओबी इन लोकल करेंसी। भाई बाइंग कमीशन है क्या, नहीं, बाइंग कमीशन के अलावा सारा कमीशन इंक्लूड होता है, एक्सपोर्टर कंट्री में दिया हो या लोकल कंट्री में दिया हो, तो इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो एफओबी कितनी आई हमारी 4400, उसका 1% बोला है, तो भाई 4400 का 1%, लोकल करेंसी बोला है तो रेट अभी हम डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बिल ऑफ एंट्री अराइवल, भाई बिल ऑफ एंट्री देखते ही लपक लो, बिल ऑफ एंट्री देखते ही सीबीआईसी का जो रेट है वो हमारा फिक्स हो जाएगा, एक्सचेंज रेट 102। अब देखो दोनों में से लेटर क्या है, 18 या 15, तो 18 फरवरी लेटर है, तो इस दिन का बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 4400 इंटू 1% इंटू एक्सचेंज रेट हमको अब मिल चुका है 102, तो 4488 क्या हो जाएगा हमारा, ये लोकल करेंसी में जो हमने कमीशन पे किया है ये हो जाएगा। अब फाइनली, और इंटरबैंक रेट भी दिया है, इंटरबैंक रेट को तो हम वैसे भी भाव नहीं देते हैं, काटपुट कर दो। अब हमको बताना है असेसेबल वैल्यू और हमको बताना है कि क्या एक्चुअल कस्टम्स ड्यूटी पेएबल आएगा। तो भाई 4400 का हमारा एफओबी है, लेकिन उसमें अभी तो हमको क्या करना है,
कमीशन का एडजस्टमेंट करना बाकी है। तो हमने पहले हम अराइव किया, हमने 4400 पे कैसे, तो 5500 में से एयर फ्रेट और इंश्योरेंस को माइनस किया, 4400 हमारा एफओबी आया। इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 102 करके रुपी में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 4,48,800। प्लस क्या किया, इसमें हमने 1% का लोकल एजेंट का कमीशन ऐड कर दिया। तो ये मुझे क्या मिला, एडजस्टेड एफओबी, दैट इज एफओबी एज पर माई कस्टम्स। नाउ यहाँ पे सिंस मैंने एयर से इंपोर्ट किया है, तो जो मेरा 500 इंटू 102, 500 इंटू 102 का जो मेरा एक्चुअल फ्रेट है, उसको मैं कंपेयर करूंगी मेरे एडजस्टेड एफओबी के 20% से। दोनों में से लोअर क्या आता है, दोनों में से लोअर एक्चुअल ही आ जाता है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा मेरा फ्रेट। इंश्योरेंस एक्चुअल दिया है 600, तो उसी को ले लेंगे, तो 600 इंटू 102 ये आ जाएगा इंश्योरेंस। एंड यहाँ पे आई अराइव एट माई असेसेबल वैल्यू, दैट इज माई CIF वैल्यू। उसके बाद 10% का रेट हमको पता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज पता है। एंड सिंस क्वेश्चन में हमको IGST का रेट दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में हमको GST का रेट दिया ही नहीं है, तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। एंड ये हमारा क्या आ जाएगा, कस्टम्स ड्यूटी पेएबल आ जाएगा। जो भी डिटेल्स अप्लाई हो उन सब के रिलेशन में आपको यहाँ पे नोट लिखना है। हमेशा हर क्वेश्चन में कॉमन नोट एक तो बन ही जाएगा कि भाई जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो बिल ऑफ एंट्री वाला होगा, और जो ड्यूटी का डेट है उसमें हम बिल ऑफ एंट्री और अराइवल विचएवर इज लेटर को कंपेयर करते हैं और उसके बाद ड्यूटी डिटरमाइन करते हैं। तो ये तो आपका हमेशा हमेशा 2 नोट तो फिक्स हो ही जाएगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे वेंडर वाली नोट लिखनी है, कमीशन वाली नोट लिखनी है, फिर एयर का केस है इसलिए हम हमेशा कंपेयर करेंगे 20% से। ये सारी 4-5 नोट्स लिखोगे एंड यू विल बी सॉर्टेड विथ योर क्वेश्चन। उसके बाद एफ लिमिटेड इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूके इन मे, और हमको यहाँ पे डिटेल्स दी है। एफओबी वैल्यू दिया है 10,000, ठीक है। फ्रेट एयर का है मतलब कंपेयर करना पड़ेगा। लाइसेंस फी जो बायर वॉज रिक्वायर्ड टू पे इन यूके, भाई बायर वॉज रिक्वायर्ड टू पे, बायर का ऑब्लिगेशन है यूके में, मतलब ये लाइसेंस फी भी आ जाएगी। तो भाई 10,000 की एफओबी तो इन्होंने दी है, लेकिन हमारे लिए एडजस्टेड एफओबी निकालने के लिए हमको ये 400 भी ऐड करना पड़ेगा। भाई बाइंग कमीशन 20,000 का इंडिया में दिया है, बाइंग कमीशन तो कहीं पे भी दिया हो, बाइंग कमीशन दिखे तो अपना मुंह मोड़ लो, बाइंग कमीशन दिखे तो अपना मुंह मोड़ लो। तो यहाँ पे हम इस बाइंग कमीशन को इग्नोर कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री दिया है 20 में, बिल ऑफ एंट्री दिखते ही एक्सचेंज रेट लपक लो। तो भाई बिल ऑफ एंट्री के दिन सीबीआईसी का रेट क्या है, 99 पर पाउंड। सीबीआईसी का रेट क्या है, 99 पर पाउंड। तो ये तो हमारा फिक्स हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट और बिल ऑफ एंट्री, दैट इज 20 मई और 25 मई में से लेटर क्या है, 20 मई 25 मई में से लेटर क्या है 25 में। तो उस दिन का हम क्या ले लेंगे, रेट ऑफ ड्यूटी ले लेंगे, उस दिन का हम रेट ऑफ ड्यूटी ले लेंगे। तो अभी तक हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई, प्लस इन्होंने बोला इंश्योरेंस प्रीमियम की डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, हमको पता है एफओबी का 1.125% होगा। इंटीग्रेटेड टैक्स बोला है 12%, कॉम्पेंसेशन सेस को इग्नोर करना है। तो यहाँ पे मेरे पास और एयर का केस है, एक्चुअल फ्रेट दिया है, तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा 20% से। तो सबसे पहले निकालूंगी एडजस्टेड एफओबी। एडजस्टेड एफओबी कैसे आएगी, तो 10,000 तो है ही यूके पाउंड्स, प्लस यहाँ पे 400 जो मेरा लाइसेंस फीस है, यानी 10,400 आ जाएगी मेरी एफओबी। नाउ 10,400 एफओबी आ गई, उसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी, मेरा एक्सचेंज रेट क्या है 99, एक्सचेंज रेट क्या है 99। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा मेरा कस्टम्स वाला एफओबी, मुझे मिल जाएगा मेरा कस्टम्स वाला एडजस्टेड एफओबी। नाउ एयर फ्रेट है मतलब रिस्ट्रिक्टेड होगा 20% तक, तो इसका 20%, उसको कंपेयर किससे करूंगी, एक्चुअल फ्रेट है 3,000 का और एक्सचेंज रेट है 99, तो 3,000 इंटू 99, 3,000 इंटू 99 ये आएगा मेरा एक्चुअल फ्रेट। इसको कंपेयर करूंगी 10,29,600 के 20% से, दोनों में से जो लोअर आता है वो बन जाएगा मेरा एयर फ्रेट, प्लस क्योंकि एक्चुअल इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है तो 10,29,600 मल्टीप्लाई बाय 1.125% आ जाएगा मेरा इंश्योरेंस। बाइंग कमीशन तो हम वैसे भी कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। एडजस्टेड एफओबी में फ्रेट इंश्योरेंस ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगी CIF वैल्यू। नाउ CIF वैल्यू मिलने के बाद तो हमारा क्वेश्चन सॉर्टेड है। हमको पता है 10% BCD है, BCD पे हमको 10% SWS लगाना है, सबका टोटल करेंगे उस पे 12% IGST लगाना है और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार CIF वैल्यू मिलने के बाद नीचे वाले में तो कोई डाउट ही नहीं है, रेट ऑफ ड्यूटी पता चल जाएगी, उसका 10% SWS, सबका टोटल करके पूरे अमाउंट पे आपको क्या करना है, IGST लगा देना है। सो ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन, ठीक है, थियोरी पॉइंट है तो एक बार रिवीजन वीडियो सुनेंगे, नोट्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा कि भाई सेम क्लास काइंड के गुड्स क्या होते हैं, कंप्यूटेड वैल्यू क्या होता है,
तो ये रूल कंप्यूटेड वैल्यू हमने रूल 8 में पढ़ा है, और गुड्स ऑफ सेम क्लास और काइंड ये हमने रूल 4 में भी पढ़ लिया है, तो एक बार से पढ़ेंगे खुद से समझ में आ जाएगा। उसके बाद whether the assessable value of the warehoused goods which are sold before being cleared for home consumption should be taken as the price at which original importer has sold the goods। now यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमने रिवीजन वीडियो में थियोरी पॉइंट्स में कवर कर लिया है। द प्राइस एट विच इंपोर्टेड गुड्स आर सोल्ड आफ्टर वेयर हाउसिंग डज नॉट क्वालिफाई टू बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। एग्जाम्पल के साथ उधर समझाया था कि भाई कोई गुड्स मैंने इंपोर्ट किए हैं और डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं किए, वेयर हाउस में रखे हैं और वेयर हाउस में पड़े पड़े ही मैंने बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर अगर कर दिया है, तो ट्रांसफर किस प्राइस पे किया उस पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ओरिजिनल इंपोर्टर ने किस प्राइस पे इंपोर्ट किया था उसी पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। जीएसटी तो इस पे लग जाएगा अगर मैंने हायर अमाउंट पे, सपोज मैंने इंपोर्ट किया 100 पे और मैंने बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर कर दिया 150 पे, तो जीएसटी तो 150 पे लगेगा, लेकिन जो कस्टम्स ड्यूटी है वो 100 पे लगेगा। सो ये क्लैरिफिकेशन है, आप अगर रिवीजन वीडियो देखोगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद explain when the cost and services given in the rule 10 are added for identical goods। भाई कब हम चीजों को ऐड करते हैं, तो कोई भी स्पेसिफिक कॉस्ट या चार्ज जो कि हम अगर वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स हम लेते हैं तो उसमें हम क्या एडजस्टमेंट करते हैं, तो हम रूल 10 के सारे एडजस्टमेंट्स कर देते हैं कोई भी स्पेसिफिक कॉस्ट, मतलब 10(1) के और 10(2) के सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं, हमको समझ में आता है, एकदम ही थियोरी सा क्वेश्चन है। उसके बाद एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कस्टम्स एक्ट। वैलिड है या नॉट वैलिड हमको पूछा है। सर्विस चार्ज पेड टू चैनलाइजिंग एजेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन असेसेबल वैल्यू। भाई बाइंग कमीशन के अलावा किसी भी एजेंट को कोई भी पेमेंट दो सब कुछ इंक्लूड होता ही है, तो चैनलाइजिंग एजेंट का जो पैसा है इन्होंने बोला है इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इंक्लूड होगा, मतलब दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। हमेशा ध्यान रखना है कि भाई बाइंग कमीशन छोड़ दो, उसके अलावा सारे के सारे कमीशन इंक्लूड हो जाएंगे हमारे सीआईएफ वैल्यू में। फिर चार्जेस फॉर वेंडर इंस्पेक्शन कैरिड आउट बाय फॉरेन सप्लायर ऑन हिज ओन नॉट रिक्वायर्ड। अरे अभी तो डिस्कस किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, अगर खुद से इनकर कर लिए हैं वेंडर चार्जेस जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोला था तो वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेल वैलिड। उसके बाद एन इम्पोर्टर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ क्रूड सनफ्लावर सीड ऑयल एट $435 CIF। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कंसाइनमेंट हम जुलाई में शिप करने वाले थे, लेकिन पीरियड एक्सटेंड हो गया और हमने एक्चुअल शिपिंग किया 5 अगस्त पे ओल्ड प्राइसेस में। ठीक है, ये हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हमने ये प्राइस एग्री किया था, जुलाई मंथ में शिपिंग होना था, बट किसी कारण से हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ और हमने 5 अगस्त पे इन्हीं ओल्ड प्राइसेस पे एक्सपोर्ट कर दिया। नाउ इन द मंथ ऑफ अगस्त प्राइसेस बढ़ चुके थे, तो भाई डिपार्टमेंट बोलता है कि इन बढ़े हुए प्राइसेस पे हम तो असेसेबल वैल्यू को असेस करेंगे। तो क्या डिपार्टमेंट ठीक बोलता है? द आंसर इज नो, डिपार्टमेंट का कंटेंशन एकदम गलत है। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? 435 ही है, एंड एकदम वैलिड ग्राउंड्स है कि भाई ओरिजिनली यही जुलाई में ही शिप होना था, लेकिन किसी कारण से हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ, अगस्त में एक्चुअल शिपिंग हुआ और इसी प्राइस पे शिपिंग हुआ है, सब कुछ जेन्युइन है, तो डिपार्टमेंट ज्यादा अमाउंट पे ड्यूटी लेवी नहीं कर सकती है। इसके बाद BSA and company has imported a machine from UK from following particulars furnished by them। ठीक है, प्राइस ऑफ द मशीन दिया है 10,000, फ्रेट फिर से एयर का है, मतलब दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, 20% और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे। इंजीनियरिंग डिजाइन चार्जेस यूके में किए हैं ना तो इंक्लूड कर लेंगे, इंडिया के अलावा कहीं पे भी इंजीनियरिंग डिजाइन चार्जेस हुए होंगे तो एफओबी में इंक्लूड होंगे। लाइसेंस फीस बोला है इन लोगों ने, पेएबल बाय बायर है एज अ कंडीशन ऑफ सेल, तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज 20% ऑफ प्राइस ऑफ मशीन, मतलब 10,000 का 20% 2,000। Then material and components supplied in UK by the buyer free of cost valued at 20,000 rupees। भाई ये सारा डेटा तो पाउंड्स में है, 20,000 रुपीज हमको बोला है ना। कोई भी मटेरियल कोई भी कंपोनेंट बायर ने फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया होता है तो उसको हम इंक्लूड करते हैं 10(1) के एडजस्टमेंट्स में हमने देखा है। इंश्योरेंस हमने पे किया है 6,000 रुपीज, ये दिस इज रुपीज, तो इंश्योरेंस हमारे पास एक्चुअल अवेलेबल है, फ्रेट भी हमारे पास एयर का एक्चुअल अवेलेबल है, लेकिन इंश्योरेंस तो हम एक्चुअल बेसिस पे ले लेंगे, फ्रेट क्योंकि एयर का है तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो हमेशा एफओबी से ही शुरू करेंगे, तो क्या होगी हमारी एडजस्टेड एफओबी? 10,000 का प्राइस ले लेंगे, 500 का इंजीनियरिंग चार्जेस ले लेंगे और 20% ऑफ मशीन, तो ये तो हमने सब ले लिया।
उसके बाद रुपी में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या लगेगा, सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट लगेगा। भाई यहाँ पे बाइंग कमीशन को तो भाव ही नहीं देना है, बाइंग कमीशन दिख गया मतलब काट दो, कहीं पे भी पे किया हो। इंटर बैंक रेट काम का है क्या, द आंसर इज नो। सीबीआईसी ने नोटिफाई कर रखा है 100 का रेट, तो ये इंटर बैंक तो काम का नहीं है, सीबीआईसी का 100 का रेट हम यहाँ पे ले लेंगे। प्लस इंपोर्टर ने 5000 पे किए हैं डेमरेज चार्जेस फॉर डिले इन क्लियरिंग द मशीन फ्रॉम एयरपोर्ट। भाई रिविजन लेक्चर में बताया था कि शिप डेमरेज चार्जेस होंगे तो फ्रेट में आएंगे, शिप डेमरेज चार्जेस होंगे तो फ्रेट में आएंगे, लेकिन एयरपोर्ट का डेमरेज चार्ज फ्रेट में नहीं कंसिडर होता है, तो ये डेटा भी हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। तो हमको सिर्फ चाहिए था क्या, यहाँ से 100 का हमको वैल्यू चाहिए था रुपी में कन्वर्ट करने के लिए पाउंड को। तो हमारे पास पाउंड टर्म्स में हमको पता है 10,000 प्लस 500 प्लस दिस वाज 2000, इन सबको ऐड करेंगे तो पाउंड टर्म्स में एडजस्टेड एफओबी मिलेगा। मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, प्लस क्या करना है, प्लस ये जो मटेरियल कंपोनेंट्स हमने सप्लाई किए थे इसका रुपी टर्म्स में आंसर दिया है, तो सबको रुपी में कन्वर्ट करके प्लस 20,000 रुपीज कर लेंगे। तो दिस इज 12,70,000 का मिल जाएगा मुझे एडजस्टेड एफओबी। इसमें प्लस फ्रेट करना है, तो एक्चुअल फ्रेट दिया है 3000, तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 100 करो, 3000 मल्टीप्लाई बाई 100 करो, दैट इज एक्चुअल फ्रेट। उसको हम कंपेयर कर लेंगे 12,70,000 के 20% से। सो यहाँ पे 12,70,000 आ गया। उसके बाद फ्रेट के लिए क्या करूं मैं, 12,70,000 इंटू 20% को कंपेयर करूं 3000 इंटू 100, जो लोअर आएगा वो मेरा फ्रेट। इंश्योरेंस 6000 एक्चुअल दे रखा है तो एक्चुअल ले लेंगे, सीआईएफ वैल्यू मिल गया, एंड क्वेश्चन में मुझे असेसेबल वैल्यू ही पूछा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। क्या ध्यान में रखना है, दो चीज ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो डेमरेज चार्जेस एयर के हैं इसीलिए इंक्लूड नहीं होंगे, डेमरेज चार्जेस एयर के हैं इसीलिए इंक्लूड नहीं होंगे, शिप डेमरेज चार्जेस इंक्लूड होते हैं। एंड दूसरा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, आधा डेटा पाउंड्स टर्म में है, आधा डेटा रुपी टर्म्स में है, तो भाई फटाफट से शुरू से ही चीजों को रुपी टर्म्स में कन्वर्ट करो और आगे का सारा वर्किंग रुपी में ही कर लो, ताकि रुपी पाउंड में आपकी गलती ना हो। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। बाकी एयर का केस है तो एक्चुअल और 20% को फ्रेट के केस में कंपेयर करना ही है, हम ऑलरेडी समझते हैं। बी कैटेगरी मार्क कर लेंगे इसको, शिप डेमरेज के चार्जेस, शिप डेमरेज का पॉइंट है, और प्लस इसमें वो पाउंड और रुपए का कैलकुलेशन एक साथ है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। उसके बाद आ जाइए, ब्रीफली एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस द रेलेवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी। भाई अब तो हमको पता है रेट ऑफ ड्यूटी क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री या अराइवल ऑफ वेसल व्हिचएवर इज लेटर है। ये लोग बोल रहे हैं बिल ऑफ एंट्री प्रायर फाइल कर दी है, मतलब अराइवल लेटर होगा, तो अराइवल की डेट पे जो भी ड्यूटी होगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे। एकदम प्योर थियोरी क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल थियोरी क्वेश्चन है कि भाई ऑफिसर कब डाउट रेज कर सकता है डिक्लेयर्ड वैल्यू के ट्रूथ या एक्यूरेसी पे। तो ये भी हमने रूल 12 में, एक बार से रिवीजन वीडियो सुनेंगे तो आपको रूल 12 के सारे पॉइंट्स मैंने समझाए हैं कि कब डिक्लेयर्ड वैल्यू रिजेक्ट हो सकती है, कब डिक्लेयर्ड वैल्यू पे डाउट क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत कॉर्पोरेशन है जिसने इंपोर्ट किए हैं सम गुड्स फ्रॉम यूएस। नाउ सीबीआईसी का रेट है, आरबीआई का रेट है। अब तक हमको पता है कि आरबीआई का रेट तो बिल्कुल ही इग्नोर होगा, हमको सीबीआईसी का रेट कंसिडर करना है। सीआईएफ वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, प्लस दूसरा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीआईएफ से एफओबी पे जाने का हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो सीआईएफ से चालू करेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 70 से, क्यों, क्योंकि 70 हमारा सीबीआईसी का रेट है। सो 1,50,000 इंटू 70 किया तो असेसेबल वैल्यू मिल गया। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% दिया है, एसडब्ल्यूएस 10% दिया है, इंटीग्रेटेड टैक्स 18% दिया है। भाई कुछ करना ही नहीं है, सी ट्रिपल प्लस कैटेगरी का क्वेश्चन बोल देंगे इसको। तो भाई हम सिर्फ सीआईएफ वैल्यू पे हमको करना क्या है, इसका 10% बीसीडी का 10% एसडब्ल्यूएस, सबका टोटल करो, पूरे पे आईजीएसटी लगा दो और आपको मिल जाएगा आपका टोटल ड्यूटी पेएबल। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो एक दो बार प्रैक्टिस करके आप काट ही दोगे कि भाई एग्जाम के 1.5 डे जब बचा होगा तब ये वाले क्वेश्चन देखने की हमको एनीवेज कोई जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंपोर्ट्स एंड इक्विपमेंट बाय एयर। फिर से एयर आ गया, मतलब ध्यान रखना है कि एक्चुअल फ्रेट को कंपेयर करना पड़ेगा। सीआईएफ प्राइस हमको दिया है 6,000 का, फ्रेट देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट से सीआईएफ दिया है, मतलब हमको उल्टा जाना पड़ेगा एफओबी पे। सीआईएफ इज 6,000, फ्रेट हमको दिया है 1200, इंश्योरेंस दिया है 1800, मतलब 6,000 माइनस 1200 माइनस 1800 करके मुझे एफओबी वैल्यू मिल जाएगा। सो एफओबी कैलकुलेट करना एकदम सिंपल हो जाएगा, 6,000 माइनस 1200 माइनस 1800 करके मैं एफओबी पे आऊंगी। उसके बाद
बैंकर रियलाइजेस द पेमेंट एज 61, काम का नहीं है, मुझे सीबीआईसी रेट चाहिए। सीबीआईसी का रेट हमको दिया है 70, तो 61 पे मारो काटा। बैंक इंटर बैंक रेट से मतलब नहीं, आरबीआई रेट से मतलब नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ सीबीआईसी रेट से मतलब है। और यहाँ पे आरबीआई का रेट ये भी काम का नहीं है। ईबीसी इंडस्ट्री एक्सपेंस 56,000 इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। कोई डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस एल्सवेयर इन इंडिया इनकर किए होते हैं तभी हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 56,000 के डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस इंडिया में इनकर हुए हैं ये इंक्लूड नहीं होंगे वैल्यू में। कमीशन आप कहीं पे भी पे करो, कमीशन आप इंडिया में, इंडिया के बाहर कहीं पे भी पे करो, एक्सेप्ट फॉर बाइंग कमीशन सारे कमीशन इंक्लूड होंगे। लेकिन डिजाइन डेवलपमेंट चार्ज में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि भाई डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस इंडिया में इनकर हुए हैं तब तो इंक्लूड नहीं होंगे, इंडिया के बाहर कहीं पे भी हुए हैं तो इंक्लूड करेंगे। तो ये 56,000 हमारे काम का नहीं है। कस्टम्स ड्यूटी और आईजीएसटी और एसडब्ल्यूएस हमको डायरेक्टली दे रखा है एंड सॉल्व करना है। एज सच एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो सीआईएफ वैल्यू से पहले तो हम उल्टा गए और हमने क्या किया, 6,000 माइनस 1200 माइनस 1800 किया और 3,000 का मुझे मिला एफओबी। 3,000 के एफओबी में मुझे अब करना क्या है, तो 3,000 का 20%, 3,000 का 20% उसको मैं कंपेयर कर लूंगी मेरे एक्चुअल फ्रेट से विच इज 1200। तो 3,000 का 20% आता है 600, 600 1200 विच एवर इज लोअर में आ जाएगा 600 का मेरा फ्रेट। इंश्योरेंस एक्चुअल दे रखा है 1800, तो एक्चुअल का इंश्योरेंस आ जाएगा एंड ये मुझे मिल गई सीआईएफ वैल्यू। लेकिन ये तो डॉलर टर्म्स में है तो इसको कन्वर्ट कर लूंगी मैं सीबीआईसी के 70 वाले रेट से, मल्टीप्लाई बाय 70 किया और मुझे क्या मिल गया, रुपी टर्म्स में असेसेबल वैल्यू। एक बार रुपी टर्म्स में असेसेबल वैल्यू मिल गया फिर कुछ नहीं करना है। 10% का बीसीडी है तो इसका 10% बीसीडी, उसका 10% एसडब्ल्यूएस, सबका टोटल कर लो और उस पर 12% का आईजीएसटी लगा दो एंड इसका और आईजीएसटी का टोटल आपको मिल जाएगा आपका टोटल ड्यूटी प्लस जीएसटी पेएबल। सो ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन था भाई। सीआईएफ से उल्टा जाना है एफओबी पे, एक पॉइंट वो, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको 3 एक्सचेंज रेट दिए हैं, 3 एक्सचेंज रेट दिए हैं तो ध्यान में रखना है कि हमको तो सिर्फ और सिर्फ सीबीआईसी एक्सचेंज रेट पे हमारी नजर होनी चाहिए। कोई कितनी भी सुंदर सामने से आ जाए हमारी नजर तो एक पे ही टिकी रहेगी। और एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये जो डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस है भावुक होके एडजस्टेड एफओबी में कंसिडर मत कर लेना, क्यों, क्योंकि ये इंडिया में इनकर किए गए हैं। चलो क्वेश्चन 26, कंप्यूट द टोटल कस्टम्स ड्यूटी एंड आईजीएसटी पेएबल अंडर कस्टम्स लॉ। ओके, कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है एट द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर, ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टर, भाई एफओबी, यहाँ पे हमको एक्स फैक्ट्री दिया है, हमको किससे मतलब है, एफओबी से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स फैक्ट्री प्राइस है प्लस फैक्ट्री से पोर्ट ऑफ शिपमेंट पे आना है तो ये भी एफओबी में आएगा। हैंडलिंग चार्जेस है लोडिंग द मशीन इन द शिप, भाई शिप में लोड करना फ्री अलोंग साइड प्राइस मिलता है हमको, उसके बाद जब हम उसमें लोडिंग ऐड करते हैं तब एफओबी मिलता है तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग टू इंडिया ना, ये एफओबी का पार्ट नहीं होता है, जब तक गुड्स शिप में लोड हो जाए तभी तक एफओबी होता है, उसके बाद आगे फ्रेट चार्जेस तो हम अलग से ऐड करते हैं। सो यहाँ पे 20,000 प्लस 800 प्लस 50 विल बी $20,850, ये आ गया मेरा एफओबी। उसके बाद फ्रेट चार्जेस, ठीक है एयर से आया है क्या, नहीं शिप से आया है, तो एक्चुअल फ्रेट चार्जेस हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएंगे, 20% से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद एक सेकेंड, बाइंग कमीशन देखते ही काट दो, बाइंग कमीशन देखते ही काट दिया। लाइटरेज चार्जेस दिए हैं तो भाई शिप के केस में मैंने बोला था, शिप के केस में आई सेड के डेमरेज, लाइटरेज, बार्ज चार्जेस आएंगे, भाई पोर्ट पे जो लोडिंग अनलोडिंग पोर्ट ड्यूज पे किया है वो सब नहीं आएगा, लेकिन लाइटरेज, बार्ज और डेमरेज चार्जेस शिप के केस में आते हैं। सो यहाँ पे हम 12,000 इंक्लूड करेंगे। फ्रेट इनकर्ड फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू इनलैंड कंटेनर डिपो, ये नहीं आता है बिकॉज गुड्स इंडिया को एंटर कर चुके हैं, इंडिया के पोर्ट पे गुड्स आ गए, अब वहां से इनलैंड कंटेनर डिपो पे लेके जाना है तो उसका फ्रेट तो नहीं आएगा असेसेबल वैल्यू में। एयर डेमरेज चार्जेस नहीं इंक्लूड करते, ऊपर एक क्वेश्चन था, लेकिन शिप डेमरेज चार्जेस तो इंक्लूड करने हैं। तो चलो यहाँ पे हमको कुछ कंपेयर करना नहीं है, शिप का केस है तो फटाफट से पहले एफओबी निकाल लेंगे। तो एफओबी क्या आया हमारा 20,800 प्लस 50 दैट इज 20,850। नाउ बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री देखते ही एक्सचेंज रेट लपक लो, तो बिल ऑफ एंट्री देखते ही सीबीआईसी का 70 का एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया। अब दोनों में से लेटर क्या है, 20 जैन 25 मार्च, तो 25 मार्च लेटर हुआ, 25 मार्च का रेट ऑफ ड्यूटी बन जाएगा मेरा रेट ऑफ ड्यूटी फॉर बेसिक कस्टम ड्यूटी। आईजीएसटी 12% दिया है एंड मुझे क्या पूछा है, असेसेबल वैल्यू और कितना कस्टम्स ड्यूटी पेएबल है।
तो यहाँ पे 20,850 आया मेरा एफओबी, उसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 70 से, उसको मल्टीप्लाई कर लूँ 70 से, तो इंडियन रुपीज में एफओबी मिला। लेकिन ये एफओबी अभी तक फाइनल है क्या? हाँ, ये एफओबी फाइनल है, क्योंकि इसमें अब सिर्फ फ्रेट चार्जेस ही बचे हैं। तो भाई इस एफओबी में मैं क्या करूं, मेरा टोटल फ्रेट ऐड कर दूं। सो एक तो हो जाएगा ये 5,000 का फ्रेट, जो कि डॉलर टर्म्स में है। तो 5,000 इंटू 70, 5,000 इंटू 70 करूंगी, प्लस उसमें 12,000 रुपीज और 24,000 रुपीज विच इज लाइटरेज एंड शिप डेमरेज। तो मेरा टोटल फ्रेट क्या हो जाएगा? टोटल फ्रेट हो जाएगा मेरा 5,000 इंटू 70 प्लस 12,000 प्लस 24,000, दिस विल बी माई टोटल फ्रेट। तो यहाँ पे मैं फ्रेट चार्जेस ऐड कर दूंगी। नाउ इंश्योरेंस क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं, क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो, मुझे तो हमेशा इंश्योरेंस चाहिए ही। तो भाई ये जो मेरा एडजस्टेड एफओबी आया था, जो मेरा 14,59,500 का एफओबी आया था, इसका 1.125%, इसका 1.125% विल बी व्हाट माय इंश्योरेंस चार्जेस। सबका टोटल करेंगे, हमें मिल जाएगी सीआईएफ वैल्यू, उसमें फिर कुछ करना नहीं है। 10% का रेट है, तो इसका 10% हो जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% हो जाएगा एसडब्ल्यूएस। सबका टोटल करो, उस पे क्या करो, 12% का, क्वेश्चन में 12% बोला है क्या? हाँ, तो 12% का आईजीएसटी लगा दो एंड आपका आंसर सॉर्टेड। तो इसमें क्या ध्यान रखना था, इसमें भाई हमको ना सीआईएफ दिया है ना एफओबी दिया है, एक्स फैक्ट्री से कैलकुलेट करते करते जाना है और एफओबी वैल्यू निकालनी है ना। एयर डेमरेज नहीं आता है, शिप डेमरेज आता है, ध्यान में रखेंगे। प्लस यहां तक का डेटा डॉलर्स में है, नीचे का डेटा रुपीज में है। तो जैसे ही मल्टीपल कैलकुलेशन आते हैं, फटाफट से पहले ही चीजों को रुपीज में कन्वर्ट कर दो और आगे का सारा क्या करोगे, कैलकुलेशन रुपी में करोगे। बाइंग कमीशन इंक्लूड नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कावेरी एंटरप्राइजेस इंपोर्टेड सम गुड्स फ्रॉम इटली on the basis of certain information obtained through computer printouts from customs house department alleged that during the period in question large number of consignment were imported at much higher price than price declared by Kaveri। भाई डिपार्टमेंट ऐसा बोलता है, कावेरी जो प्राइस डिक्लेयर कर रही है अपनी एसेसिबल वैल्यू, उससे कहीं ज्यादा वैल्यू पे बहुत सारे दूसरे कंसाइनमेंट्स इंपोर्ट किए गए हैं। Therefore, डिपार्टमेंट ने क्या किया, वैल्यूड सच गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। तो डिपार्टमेंट ने बोला आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट करेंगे, और फिर रिजेक्ट होता है तो हम रूल 4 में आते हैं, और रूल 4 में आपके जैसे आइडेंटिकल गुड्स दूसरे लोगों ने मंगवाए हैं, तो हम तो उसी पे आपको असेस करेंगे, ऐसा डिपार्टमेंट बोल रहा है। लेकिन हावेवर डिपार्टमेंट डिड नॉट प्रोवाइड दीज प्रिंट आउट्स टू कावेरी। है डिपार्टमेंट बोल रहा है मेरे पास प्रिंट आउट है, लेकिन मैं तुमको नहीं दूंगा। कावेरी एंटरप्राइज कंटेंडेड दैट डिपार्टमेंट्स डिमांड वाज विदाउट एनी बेसिस इन लॉ, विदाउट एनी लीगली एडमिसिबल एविडेंस एंड अपोज टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। भाई आप बोल रहे हो आपके पास कंप्यूटर प्रिंट आउट है, तो हमको बताओ तो सही, तभी तो हम कुछ रिप्लाई कर पाएंगे, तभी तो हम कुछ आंसर दे पाएंगे। बिना एविडेंस दिए बस डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि हमारे पास अंदर पेपर पड़े हैं, उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं ड्यूटी ज्यादा लगेगी। तो क्या ऐसा चलेगा क्या? ए बिल्कुल नहीं चलता है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। सो कंप्यूटर प्रिंट आउट अगर है तो दे शुड हैव बीन गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश। भाई कावेरी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी तो दो कि वो एस्टैब्लिश कर सके कि उन्होंने ठीक काम किया है। यहाँ तो हम उनको कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे हैं, ना उनको प्रिंट आउट दिखा रहे हैं, सीधा सीधा बोल दिया डिफरेंशियल ड्यूटी दो। तो ऐसा पप्पा का राज नहीं चलता है। तो यहाँ पे कंटेंशन ऑफ कावेरी इज करेक्ट और डिपार्टमेंट गलत बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या बोलता है, Messrs Impex imported some consignment of goods on 1st June. Bill of entry, लो पहला क्वेश्चन आया है वेयर हाउसिंग का। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए सब डायरेक्ट होम कंजम्पशन क्लियरेंस वाले थे। नाउ यहाँ पे हमको क्या बोला है, हमने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग 5 जून को, मतलब इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री हमने 5 जून को फाइल करके और गुड्स को वेयर हाउस में डाल दिया। तब गुड्स 50% ड्यूटी से लेविएबल थे। उसके बाद 1 जुलाई को क्या हुआ, एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आया और गुड्स पे रेट ऑफ ड्यूटी हो गया 30%। उसके बाद हमने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया 1 अगस्त को, मतलब एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री हमने फाइल किया 1 अगस्त को। नाउ डिपार्टमेंट बोलता है 50% रेट लगेगा और असेसी बोलता है 30% रेट लगेगा। सिनेरियो समझो, 1 जून को गुड्स आए पोर्ट पे, 5 जून को इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल किया और गुड्स को वेयरहाउस में डाल दिया। 1 जुलाई को रेट कम हो गया। 1 अगस्त को मैंने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके गुड्स को रिमूव किया। तो कौन सा रेट लगना चाहिए,
भाई हमको क्या, हमको पता है, क्वेश्चन कितना भी कंफ्यूज करे, मैंने यहाँ पे टेबल का एक्सट्रैक्ट डाल दिया है, आपको टेबल में समझा दिया था, जब भी गुड्स क्लियर करते हैं वेयर हाउस से तो रेट ऑफ ड्यूटी लगता है एक्स बॉन्ड का और रेट ऑफ एक्सचेंज लगता है इनटू बॉन्ड का। तो इनटू बॉन्ड का डेट क्या है 5 जून, तो 5 जून के दिन जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज था सीबीआईसी का वो रेट ऑफ एक्सचेंज लग जाएगा। और 1 अगस्त के दिन 30% रेट था ना, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल किया तब 30% का रेट था, तो वो रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा। तो यहाँ पे असेसी सही बोल रहा है कि 30% लगना चाहिए और डिपार्टमेंट गलत बोल रहा है कि 50% लगना चाहिए। अगर आपको ये टेबल आता है ना तो आपका 60% कस्टम्स तो यहीं पे सॉर्टेड है। वो जो एक चिट पेज बताया है जिसमें एक्सपोर्ट का ड्यूटी और एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट का ड्यूटी एक्सचेंज रेट, वेयरहाउसिंग का ड्यूटी एक्सचेंज रेट, ये आपको नींद में भी कोई उठा के पूछे तो आना ही चाहिए। आपके 60% क्वेश्चंस तो सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन से सॉल्व हो जाएंगे। चलो डिडक्टिव वैल्यू कंप्यूटेड वैल्यू का डिफरेंस पूछा है, खुद से कर लेंगे, रूल 7 रूल 8 सिर्फ समझाना है। उसके बाद रेसिडुअल मेथड पूछा है विच इज रूल 9 आपको समझाना है। अगेन पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, रिविजन लेक्चर सुनेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। एन्यूमरेट वेरियस कॉस्ट एंड सर्विसेज, पूरा रूल 10 पूछ लिया है, तो भाई रूल 10 1 के और रूल 10 2 के सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पे समझाने हैं। ये भी थ्योरी लेक्चर सुनेंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कस्टम्स वैल्यूएशन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिमिलर गुड्स क्या होता है, आइडेंटिकल गुड्स क्या होता है, रूल 4 रूल 5 समझा देंगे, एकदम इजी सा पॉइंट है। देन ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डेट फॉर डिटरमाइनिंग द रेट। भाई अभी तो बताया, अपना जो टेबल है वो इनको समझा के आ जाओ, चिपका के आ जाओ, एनीवेज आप फाड़ के एग्जाम में तो लेके ही जाने वाले हो तो वही चिपका के आ जाना। सो भाई टेरिफ वैल्यूएशन और एक्सचेंज का रेट कौन सा होगा, इसमें तो हम कभी गलती नहीं करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट Z was imported by X by air, भाई एयर आया है, एयर आते ही कान खड़े हो जाने चाहिए। इसको ए कैटेगरी मार्क करेंगे, इस क्वेश्चन को ए कैटेगरी मार्क करेंगे, अभी पता चलेगा क्यों। तो एयर आते ही तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि एफओबी का 20% और एक्चुअल फ्रेट मुझे कंपेयर करना है। यहाँ पे प्राइस बोला है एक्स फैक्ट्री प्राइस है $8,500। उसके बाद एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से एयरपोर्ट तक आने के लिए 250 लगे हैं, ये भी एफओबी में आएगा। एयरपोर्ट पे लोडिंग और हैंडलिंग चार्जेस, ये भी एफओबी में आएगा। फ्रेट फ्रॉम लोड एयरपोर्ट टू इंपोर्टेशन, भाई ये एफओबी में नहीं आएगा। यहां तक गुड्स एयरप्लेन में जा चुके हैं, उसके बाद एक्सपोर्टर से इंपोर्टर के पोर्ट तक का फ्रेट दिया है, वो एफओबी में नहीं आएगा। सो 8,500 प्लस 250 प्लस 250 मेरा एफओबी क्या आ गया 9,000। एफओबी क्या आ गया मेरा 9,000। एक्चुअल इंश्योरेंस दिया है तो एक्चुअल बेसिस पे ही ले लेंगे। फ्रेट हमको दिया है 4,500। उसके अलावा हमको क्या बोला है, एयरक्राफ्ट आया 22 अगस्त को, बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ 20 अगस्त को। बिल ऑफ एंट्री दिखते ही एक्सचेंज रेट लपक लो, तो बिल ऑफ एंट्री बोलता है 20 अगस्त, तो 20 अगस्त को आरबीआई को मारो गोली, सीबीआईसी का जो रेट था वो बन जाएगा मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज। नाउ दोनों में से लेटर क्या है, 22 अगस्त 20 अगस्त 22 अगस्त इज लेटर, तो उस दिन का बेसिक कस्टम ड्यूटी बन जाएगा मेरा ड्यूटी। एंड जिस दिन का ड्यूटी लेंगे उसी दिन का क्या करेंगे, आईजीएसटी भी ले लेंगे। नाउ उसके बाद यहाँ पे चलो क्वेश्चन एकदम क्लियर है। अब पता चलेगा आपको कि क्या यहाँ पे कैच है, ये समझ में आएगा। क्वेश्चन तो एकदम क्लियर है, जब रिवीजन करवाया था तब एक छोटी सी लाइन थी जो मैंने बोला था क्वेश्चन आंसर में आपको और क्लियरली समझ में आएगी। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन है कि भाई आपको जब एक्चुअल बेसिस पे लेते हो तब छोटे छोटे खर्चे सारे ऐड करने हैं, लेकिन अगर 20% वाले बेसिस पे ले लेते हो तो डीम्ड सब कुछ इंक्लूडेड होगा। इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे देखो एफओबी तक आपको कोई डाउट नहीं है। एफओबी हमको पता चला 8500 प्लस 250 मेरा एफओबी आया है। इसका 20% एफओबी का 20% आ गया है 1800, एफओबी का 20% आ गया है 1800। अब एक्चुअल फ्रेट आप अगर अभी तक जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे आप तो क्या बोलोगे, एक्चुअल फ्रेट इज 4500। आप क्या बोलोगे, एक्चुअल फ्रेट इज 4500, लेकिन ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू कंपेयर दिस विद व्हाट, 4500 प्लस 250 मतलब ये दोनों 250 और 4500। मैम ऐसा क्यों किया, हम जब ये 20% कैलकुलेट करते हैं तब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इस 20% में सब कुछ आ गया,
एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से इंपोर्टर के पोर्ट तक आने के लिए सारा का सारा फ्रेट इस 20% में आ गया, ऐसा हमको अज्यूम करना रहता है। तो फिर इसको हम कंपेयर भी किससे करेंगे, 250 प्लस 250 प्लस 4500, मतलब एफओबी आपको नॉर्मल तरीके से ही कैलकुलेट करनी है। एफओबी का मतलब हम जो समझते हैं रिवीजन लेक्चर में जो जनरल टर्म्स समझाए हैं उसमें जो एफओबी समझते हैं उसी एफओबी को कैलकुलेट करोगे, उसी एफओबी से 20% निकालोगे फ्रेट को कंपेयर करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में क्या करोगे, एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेके इंपोर्टर की प्लेस तक जो भी खर्चा हुआ सब कुछ कंपेयर कर लोगे। सो 1800 और 5000 में से लोअर क्या है, तो 1800। सी दिस इज द ओनली कैच, कैलकुलेट एफओबी नॉर्मली जैसे हम करते हैं उसका 20% भी नॉर्मली कैलकुलेट करो, लेकिन जब एयर के केस में एक्चुअल फ्रेट शैल इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू फ्रेट राइट फ्रॉम एक्सपोर्टर्स फैक्ट्री एंड हेंस इफ 20% इज लोअर, तो उसके बाद आपको डीम्ड मान लेना है कि ये सारे खर्चे 1800 में ही आ गए हैं। तो अब जब मैं सॉल्व करूंगी यहाँ पे साइड में लिखूंगी सब कुछ 5000, लिखूंगी सब कुछ यहाँ पे 250 प्लस 4500 और एक्चुअल फ्रेट 5000 आएगा भी, उसको कंपेयर करूंगी 1800 से, लोअर क्या है 1800, तो यहाँ पे मैं एक्स फैक्ट्री प्राइसेस 8500, उसके बाद मैं 250 प्लस 250 ऐड नहीं करूंगी बिकॉज वो डीम्ड है, वो डीम्ड है कि वो इस 20% में आ चुका है। हम हर एक क्वेश्चन एफओबी से चालू करते हैं, लेकिन जब भी ऐसा कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ जाता है जहां पे आपको सीधा पोर्ट से फ्रेट नहीं लेकिन एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से फ्रेट दिया है और आपको 20% से कंपेयर करना है, उस केस में क्या होगा, ये सब कुछ डीम्ड मान लिया जाएगा कि इस 20% में आ चुका है। तो सीधा 8500 यानी कि एक्स फैक्ट्री प्राइस में ही फ्रेट ऐड कर देंगे, मैं ऐसा मानूंगी कि ये इसमें इंक्लूडेड है। इतना समझ में आता है तो चीजें एकदम से सॉर्टेड है। भाई इंश्योरेंस एक्चुअल दिया है क्या, इंश्योरेंस एक्चुअल दे दिया है 2000, तो एक्चुअल इंश्योरेंस ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा CIF। अब तो कोई डाउट ही नहीं है, एक बार CIF मिल गया तो रेट हमको पता है 70 मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे, रुपी टर्म में CIF मिल जाएगा, उसका 10% हो जाएगा बीसीडी का 10% SWS, सबका टोटल करेंगे और 12% IGST लगा देंगे। ये सब कुछ तो एकदम सिंपल है, सिर्फ ये जो नोट यहाँ पे आपको लिख के दिया है इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आपको रफ में, आप डायरेक्टली क्वेश्चन चालू नहीं कर दोगे टेबल में एफओबी लिख के, आपको रफ में एफओबी वैल्यू गिनना है, उसके 20% से कंपेयर करना है ना। यहाँ पे इन केस ये जो एफओबी है का 20% है, ये आ गया होता 6000, इन केस ये 6000 आ गया होता और आप एक्चुअल चीजें लेते तब आप क्या करते, इस 250 सबको इंक्लूड कर लेते, तब आप इन सबको इंक्लूड कर लेते। लेकिन यहाँ पे 20% अगर आपका लोअर आ गया है तो डीम्ड मान लेंगे कि सारे के सारे फ्रेट कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है। एक और ऐसा क्वेश्चन आएगा लास्ट 37 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी ये पॉइंट है, आपको और क्लियर होगा उसमें, तो और प्रॉफिट का भी पॉइंट है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो मार्क दिस क्वेश्चन एज ए कैटेगरी। चलो नेक्स्ट, an importer from Cochin imports goods from an exporter in US. Vessel carrying the goods reaches, पहले मुंबई आता है, मुंबई से कोचिन जाता है, मतलब ट्रांसशिपमेंट का केस है। चलो असेसेबल वैल्यू पूछा है, कॉस्ट ऑफ मशीन एट द फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर, ओके, फिर वहां से लेके शिपमेंट के चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस, मतलब ये सब कुछ इंक्लूड होके एफओबी मिलेगा। बाइंग कमीशन तो देखते ही काट दो, बाइंग कमीशन कभी आएगा नहीं। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, एक्सपोर्टिंग कंट्री से इंडिया के फ्रेट चार्जेस दिए हैं, मतलब मेरे पास एक्चुअल फ्रेट अवेलेबल है ना। वेसल का केस है, मतलब एयर नहीं है, कुछ कंपेयर नहीं करना है, जो एक्चुअल फ्रेट दिया है वही मैं ले लूंगी। उसके बाद एक्चुअल इंश्योरेंस असर्टेनेबल नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे पता है एडजस्टेड एफओबी का 1.125% हो जाएगा मेरा इंश्योरेंस। नाउ चार्जेस फॉर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग अंडरटेकन फॉर मशीन इन यूएस, भाई बाहर कहीं भी डिजाइन चार्जेस किए हैं तो एडजस्टेड एफओबी का पार्ट बन जाएंगे। लोडिंग अनलोडिंग एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, भाई एक बार गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो चुके हैं, इंडिया के कस्टम्स बैरियर पे पहुंच चुके हैं, फिर वहां पे जो भी अनलोडिंग लोडिंग सब कुछ करते हो वो तो कुछ इंक्लूड नहीं होगा। देन ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए हैं मुंबई से कोचिन, ट्रांसशिपमेंट चार्जेस या फिर पोर्ट से इनलैंड कंटेनर डिपो में जाना, ये सारे चार्जेस इंक्लूड नहीं होते हैं। एक्सचेंज रेट डायरेक्टली दे दिया है 70, एकदम भयंकर सिंपल क्वेश्चन है। देखो 20,000 तो एक्स फैक्ट्री प्राइस है, प्लस फैक्ट्री से पोर्ट पे आने का 1000, पोर्ट पे लोडिंग का 100, ये तो तीनों आ ही जाएगा, प्लस मुझे क्या करना है, जो डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस है यूके में और यूएस में इनकर हुए हैं वो भी एडजस्टेड एफओबी का पार्ट बनेंगे, प्लस 5000, ये 26,100 मिला मुझे एफओबी, लेकिन डॉलर टर्म्स में मिला है, अभी उसी में रहने दो, क्यों, क्योंकि फ्रेट मेरे को एक्चुअल दे रखा है,
एक्चुअल फ्रेट 2000 दिया है, कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट ले लेना है। क्यों? क्योंकि वेसल का केस है, एयर होता तो 20% से कंपेयर करते हैं। इंश्योरेंस दिया नहीं है, कोई बात नहीं। 26,100 का मल्टीप्लाई बाय 1.125% करते हैं तो 293.625 आता है। ये हम ले लेंगे इंश्योरेंस। इसको ऐड करो, आपको डॉलर टर्म्स में सीआईएफ मिला, मल्टीप्लाई बाय रेट डायरेक्टली 70 दिया है, मल्टीप्लाई करके आपको सीआईएफ वैल्यू मिल जाएगा। एकदम एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कैच क्या था? कैच क्या था? कैच सिर्फ इतना है, बाइंग कमीशन नहीं लेना है, डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस बाहर इनकर किए हैं तो उसको लेना है, प्लस ये दोनों चीज। भाई पोर्ट पे लोडिंग अनलोडिंग हुआ है तो इंक्लूड नहीं करेंगे, और दूसरा ट्रांसशिपमेंट चार्जेस भी कभी इंक्लूड नहीं होते हैं। ये ऊपर भी एक क्वेश्चन में आया था कि भाई कस्टम स्टेशन से इनलैंड कंटेनर पे डिपो में जाने के चार्जेस हम इंक्लूड नहीं करते। सिमिलरली हम ट्रांसशिपमेंट के चार्जेस भी असेसेबल वैल्यू में इनकर नहीं करते हैं। देन क्वेश्चन 36 क्या बोलता है? ABC Industries Limited of Mumbai imported one machine through vessel from Japan in the month of November. Cost up to the port of exportation दिया है 6 लाख येन, ठीक है, 6 लाख येन दे दिया है। लोडिंग चार्जेस एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन मतलब फ्री अलोंग साइड शिप दिया है, प्लस लोडिंग चार्जेस कर देंगे तो FOB मिल जाएगा। सो 6 लाख प्लस 25,000 येन विल बी माई FOB। देन फ्रेट चार्जेस दिया है पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू पोर्ट ऑफ इंपोर्ट। भाई यहाँ पे वेसल का केस है, यहाँ पे वेसल का केस है, मतलब सीधी सी बात है, हमको कुछ कंपेयर करना नहीं है। एक्चुअल फ्रेट दिया है तो एक्चुअल फ्रेट ले लेंगे ना। ये सारी चीजें तो येन में थी, प्लस हमको कुछ रुपी में भी रुपी के टर्म्स में भी हमको और एडजस्टमेंट दिए हैं। डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस है न्यू दिल्ली, डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस एल्सवेयर इन इंडिया इनकर किए होते हैं तब इंक्लूड करने रहते हैं। न्यू दिल्ली कहाँ पे है? इंडिया में है। ओ न्यू दिल्ली इंडिया में है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। कमीशन है, बाइंग कमीशन नहीं है, बाइंग कमीशन नहीं है, दूसरा कोई कमीशन है तो फटाफट से इसको इंक्लूड कर लेंगे। एक्चुअल लैंडिंग चार्जेस, एक बार प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे आ गए फिर लैंडिंग चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग कुछ भी नहीं आएगा। एक्चुअल इंश्योरेंस हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, 1.125% ले लेंगे। लाइटरेज चार्जेस बोला है तो लाइटरेज चार्जेस भी हम शिप के केस में तो इंक्लूड करते ही हैं। तो फटाफट से पहले निकालेंगे अपनी एडजस्टेड एफओबी। फटाफट से क्या करेंगे? एडजस्टेड एफओबी निकालेंगे। तो एडजस्टेड एफओबी क्या आ जाएगी? 6 लाख प्लस 25,000, ये तो येन टर्म्स में है। 6 लाख प्लस 25,000 ये तो येन टर्म्स में है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हमको एक्सचेंज रेट दिया है 0.71, तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 0.71, प्लस क्या करेंगे? प्लस हम ये जो हमारा कमीशन पेड है 1,25,000 का, जो हमारा कमीशन पेड है 1,25,000 रुपीज का, वो हम ऐड करेंगे और हमको रुपी टर्म्स में मिल जाएगा हमारा एडजस्टेड एफओबी फॉर कस्टम्स। नाउ ये असेसेबल वैल्यू के लिए क्या करना है? एडजस्टेड एफओबी लिया, प्लस हमारे पास एक्चुअल फ्रेट है, एक्चुअल फ्रेट है 1 लाख येन का, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.71, प्लस हमको लाइटरेज चार्जेस 20,000 के भी ऐड कर देने हैं, और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होगा? हमारे एडजस्टेड एफओबी का 1.125%। इन सबको ऐड किया और हमको मिल जाएगी हमारी असेसेबल वैल्यू। इन सबको ऐड किया हमको मिल जाएगी हमारी असेसेबल वैल्यू, दैट इज सीआईएफ वैल्यू। एक बार सीआईएफ वैल्यू मिल गई है, उसके बाद उसका 10% बीसीडी, बीसीडी का 10% एसडब्ल्यूएस, सबका टोटल करो और 12% हमको आईजीएसटी दे दिया है। तो नीचे का कैलकुलेशन तो एकदम ही सिंपल है। तो यहाँ पे भी आपको क्या किया? यहाँ पे भी आपको सारी इंफॉर्मेशन तो येन में दी है, सिर्फ और सिर्फ ये जो कमीशन है विच इज नॉट बाइंग कमीशन, ये रुपी टर्म्स में दिया है। तो हमको ध्यान रखना है कि जब एडजस्टेड एफओबी निकालेंगे तो ऊपर वाली डिटेल्स को क्या करना है? रुपी में कन्वर्ट करके प्लस उसमें एडजस्टेड एफओबी निकालने के लिए मुझे मेरा कमीशन ऐड करना पड़ेगा। लाइटरेज चार्जेस वो एफओबी का पार्ट नहीं बनेंगे क्योंकि वो तो यहाँ पे इनकर होते हैं ना, तो उसको हम फ्रेट के साथ ऐड कर देंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ए प्लस कैटेगरी क्वेश्चन, एंड देन यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे हमारे वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स के सारे इलस्ट्रेशंस और टेस्ट नॉलेज क्वेश्चंस। आई नो मैंने बहुत ज्यादा स्पीड में करवाए हैं, आपको वीडियो पॉज कर करके ही मेरे साथ करने पड़े होंगे, लेकिन ये आपको बेनिफिशियल रहेगा जब आप बाद में रिवाइज करते हो। आज पहली बार करोगे तो पॉज कर करके टाइम लगेगा, दूसरी बार में फटाफट से, अब एग्जाम टाइम में कुछ भी रिवाइज करना है फटाफट से वीडियो खोलोगे 2-3 मिनट में पूरा सम रिवाइज हो जाएगा, तो तब आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो डे 1 पे बोला था एवरीथिंग दैट वी डू इन द क्लास वी विल डू कीपिंग इन माइंड अवर लास्ट 1.5 डे। उस दिन कैसे टाइम बचाएंगे, जल्दी से जल्दी कैसे चीजों को कवर करेंगे, उसको ध्यान में रख के हम सारा काम कर रहे हैं। तो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज क्वेश्चन 37। Mr. X
ए प्लस कैटेगरी मार्क कर देंगे। मिस्टर एक्स ने इंपोर्ट किए हैं सर्टेन गुड्स फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन मिस्टर क्यू, रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट किया है, ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो रूल 4 रूल 5 भी हम नहीं लगा पाए हैं, रूल 4 रूल 5 भी हम नहीं लगा पाए हैं। रूल 6 के हिसाब से हमने क्या किया, कस्टम्स अथॉरिटी को रिक्वेस्ट किया कि हमको रूल 7 के पहले रूल 8 लगाने दो। ऐसा कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, रिविजन वीडियो देखेंगे। तो रूल 8 हम यूज करने वाले हैं और कंप्यूटेड वैल्यू से हमको आंसर लाना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया है 2000, फैब्रिकेशन चार्जेस 1000, अदर चार्जेस 400, दूसरे इनडायरेक्ट कॉस्ट 250, फ्रेट दिया है फैक्ट्री से पोर्ट पे 250। एफओबी में तो सब कुछ आएगा, एफओबी में तो सब कुछ आएगा, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। लोडिंग चार्जेस एट पोर्ट दिया है 100, ये भी आ जाएगा। और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है एफओबी का 20%। एफओबी का 20% क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो सबसे पहले तो एफओबी निकालेंगे। तो एफओबी निकालने के लिए मटेरियल इंक्लूड होगा, यस 2000, फैब्रिकेशन 1000, यस, देन कोई भी दूसरे जो भी इनडायरेक्ट और दूसरे चार्जेस इनकर हुए हैं 400 और 250 के, ये भी आ जाएंगे। फिर फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक एफओबी में तो ये भी आता है, तो 250 आ जाएगा। और लोडिंग चार्जेस आ जाएगा पोर्ट का, हमारा कितना, लोडिंग चार्जेस 100, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। इन सब का टोटल आता है 4000। 2000 plus 1000 is 3000 plus 400 plus 250 plus 250 plus 100, yes it will be 4000। अब बोला है एफओबी का 20% प्रॉफिट है। एफओबी, अब आप समझते हो सेलिंग प्राइस का 20% मतलब कॉस्ट का 25%। तो यहाँ पे 4000 प्लस 25% प्रॉफिट करूंगी तो मेरा एफओबी कितना आया, 5000 का। मेरा एफओबी कितना आ गया, 5000 का एफओबी आ गया। तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट मेरा आ गया है 1000 का प्रॉफिट है और 5000 का एफओबी है। चलो नाउ एयर फ्रेट है भाई, यहाँ पे अगर शिप के थ्रू शिप किया होता, इंपोर्ट किया होता तो कोई टेंशन ही नहीं थी, हमारे पास एक्चुअल फ्रेट सब होता, हम इसी को ऐड कर देते। नाउ क्योंकि हमने एयर से इंपोर्ट किया है, तो मैंने आपको बताया था एयर में हम 20% से कंपेयर करेंगे। बट अब एक्चुअल में हमको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में ये 1500 तो लेंगे ही, प्लस एक्स फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक आने का खर्चा भी हम ले लेंगे। मतलब ये जो 250 का फ्रेट है और 100 का लोडिंग है, इसको भी हमको लेना पड़ेगा। अभी ऊपर एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने बताया था कि 20% में ये सारी की सारी चीजें डीम्ड इंक्लूडेड होगी। तो यहाँ पे फ्रेट क्या आ जाएगा हमारा, एफओबी विच इज 5000 का 20% 1000। अब एक्चुअल में क्या आएगा, तो एक्चुअल में ये 1500 तो है ही, ये 1500 तो है ही, प्लस यहाँ का 250 और ये 100 विच इज 1850, विच एवर इज लोअर में क्या आ जाएगा 1000। तो अब भाई डीम्ड है, अब डीम्ड है कि इस 1000 में ये 250 और ये 100, ये 250 और ये 100 तो इंक्लूडेड ही है। मतलब असेसिबल वैल्यू गिनते टाइम इसको फिर से इंक्लूड नहीं करना है। तो अब देखो इंश्योरेंस भी एक्चुअल दे दिया है, एक्चुअल इंश्योरेंस दिया है तो वही ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और एक्सचेंज रेट दिया है 70 का, एक्सचेंज रेट कितना दिया है हमको, 70 का। तो चलो, और ये ऐसा बोलते हैं कि अगर 4 लाख के अराउंड कुछ आंसर आ जाता है तो देयर इज नो नीड टू अप्लाई रूल 8। कस्टम्स अथॉरिटीज आर ऑफ ओपिनियन दैट सिंस वैल्यू एज पर रूल 7 कैन बी डिटरमाइंड एट ₹4 लाख, देयर इज नो नीड टू अप्लाई रूल 8। तो बताओ अब हमको क्या करना है, रूल 8 से अगर 4 लाख से कम आंसर आता है तब हम रूल 8 लगाएंगे क्योंकि हमको फायदा होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एफओबी के लिए ये 2000 प्लस 1000 प्लस 400 प्लस 250, ये तो सब आ ही जाएगा, ये तो सब क्या होगा, यहाँ पे आ ही जाएगा। अब उसके बाद क्योंकि मेरा फ्रेट 20% फ्रेट 1000 है जो कि एक्चुअल फ्रेट से कम है, तो 1000 में मैं डीम्ड मानूंगी कि ये 250 और ये 100 तो इंक्लूडेड है, मतलब इनको फिर से नहीं लेना है। और जो 1000 का प्रॉफिट है वो मुझे लेना पड़ेगा, 1000 का प्रॉफिट है वो मुझे लेना पड़ेगा। उल्टी तरीके से सोचो तो जो आपका 5000 का एफओबी आया था उसमें से आप क्या करो, सिर्फ आपका फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक और पोर्ट का लोडिंग चार्जेस आप लेस कर दो। क्यों, क्योंकि वो हम मानेंगे कि इस फ्रेट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको आपका एफओबी मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेट हमने निकाल लिया है 1000, इंश्योरेंस हमको दे दिया है 50, इन सबका टोटल करो आपको मिलेगा सीआईएफ। लेकिन ये सीआईएफ डॉलर टर्म्स में है, मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से और आंसर है 3,99,000 विच इज लेस देन 4 लाख। तो सीधी सी बात है, हम 3,99,000 को क्या करेंगे, वैल्यू अंडर कस्टम्स असेसिबल वैल्यू मान लेंगे। बिल्कुल ए प्लस कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, इसमें कंफ्यूज होने के 100% चांसेस है। क्यों, क्योंकि एफओबी वैल्यू एक्चुअली तो 5000 है, एक्चुअल एफओबी वैल्यू 5000 है इंक्लूडिंग 1000 का प्रॉफिट। लेकिन सिंस इस 5000 का 20% हमारे एक्चुअल फ्रेट से कम आता है, तो इसमें अब हमको डीम्ड मानना पड़ेगा कि फैक्ट्री से लेके
फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट से लेके पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक के सारे खर्चे इस 20% में इंक्लूड हो चुके हैं। तो इस 250 और इस 100 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको कभी कोई टेंशन नहीं होने वाली है। सो डन, ऑफिशियली यहाँ पे हमारा आंसर मैच हो जाता है एंड यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं हमारा पूरा का पूरा वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स। रिवीजन हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में कर लिया है, प्लस यहाँ पे आईसीएआई स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशंस, सारे टेस्ट एंड नॉलेज क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस को करते टाइम कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सीए रिद्धि बाघमार अंडरस्क्रोल फास्ट नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको कोई भी अपडेट्स होगी, क्वेरीज होगी, अपडेट्स होगा, कुछ भी दूसरा मटेरियल होगा, सब यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा, आपकी क्वेरीज सारी सॉल्व कर दी जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन वीडियो में गाइस। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।